अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल उर्दू लैंग्वेज चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आएगा। और जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आई थिंक तब ईद आ चुकी होगी। तो मेरी तरफ से आप सब को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आपकी खुशियों को दुबाला करे। तो इस नावल को शुरू करती हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी देखिएगा। इस नावल का नाम है परी और इसकी राइटर हैं अमामा नदीम। नहीं, आप दोनों झूठ बोल रही हैं, जन्नत आपकी बात रोते हुए बोली और साथ ही बाबा जानी कहती हुई कमरे से बाहर को दौड़ दी और जाकर हाजी अहमद के सीने में मुंह छुपाकर बेहाल रोने लगी। दरवाजे के बाहर से आती हुई दबी दबी हंसी की आवाज़ से हाजी अहमद समझ गए कि ज़रूर ईमान और सारा ने फिर से कोई शरारत की है। हाजी अहमद ने जन्नत के माथे पर प्यार किया और बोले, क्या इन दोनों ने फिर से मेरी परी को तंग किया है क्या? जन्नत ने रोते हुए सर हिलाया। शगुफ्ता, जो अब सारा और ईमान का कान पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी, बोली, चलो मेरी जान बताओ क्या कहा इन्होंने। जन्नत के बोलने से पहले ही ईमान बोल पड़ी, अम्मी कसम ले लो मैंने कुछ नहीं कहा। ये तो सारा इसे डरा रही थी कि बाबा तुम्हें परी कहते हैं तो एक दिन जिन आएगा और तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें खा जाएगा, क्योंकि परियों को तो जिन ले जाते हैं। सारा ईमान को आंखें निकाल रही थी पर ईमान ने सारी बात बता दी। शगुफ्ता ने दोनों के कान छोड़े और फिक्रमंद सी होकर अपनी तीनों बेटियों को देखा और फिर हाजी अहमद को, जिनके चेहरे पर फिक्र नुमाया थी। जन्नत ने अपने बाप को देखा और बोली, बाबा जानी आप ही सच कह रही हैं। हाजी अहमद जन्नत के सर पर प्यार करते हुए बोले, ओ परी, तुम बाबा की परी हो और बाबा की जान भी, और जिन पर जिन पर यूं के बाबा होते हैं, जिन परियों के बाबा होते हैं, जिन कभी भी इनके पास नहीं आते। फिर उन्होंने इशारे से सारा और ईमान को अपने पास बुलाया, दोनों को प्यार किया और बोले, बेटा तुम तीनों बाबा की जान हो। बाबा अपनी बेटी की हिफाजत करते हैं, इसलिए तुम लोग कभी मत डरना और ना ही छोटी बहन को डराना। सारा और ईमान ने सर हिलाया और जन्नत को लेकर अपने कमरे में चली गईं। शगुफ्ता और हाजी अहमद एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन दोनों के ही दिल में एक अनजानी सी बेचैनी ज़रूर पैदा हो गई थी। हालांकि वो जानते थे कि बच्चियां हैं, अभी इनकी उम्र ही क्या थी। सारा 12 साल की, ईमान 10 साल की और परी 8 साल की। चौधरी जराब ने सलार के कंधे पर हाथ रखा और बोले, सलार, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन बाप होने की हैसियत से आज तुम्हारी 18वीं सालगिरह पर एक नसीहत ज़रूर करूँगा कि औरत कोई भी हो, चाहे चाहे तुम्हारे दुश्मन की हो, इसकी इज्जत करो, लेकिन कभी भी किसी औरत को अपनी कमज़ोरी मत बनने दो। तुम्हें जब कभी ज़िंदगी में लगा कि कोई औरत तुम्हारे दिमाग या दिल पर सवार हो रही है तो इसे निकाह करो, इज्जत बनाओ। कमज़ोरी नहीं है, इसे सब दो, प्यार, मोहब्बत, प्यार, लेकिन साथ साथ इसे इसकी हद ज़रूर बताओ। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचने लगे। औरत को औरत ही लगना चाहिए और इसे पता होना चाहिए कि शोहर इसका हाकिम है। तुम समझ रहे हो ना? चौधरी जराब मुस्कुराते हुए सलार को देखकर बोले। सलार, जो गुस्से का तेज और किसी को खातर में ना लाने वाला, अपने बाप की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जी बाबा, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं चौधरी सलार हूँ। किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आपके बेटे के दिल या दिमाग पर सवार हो और आपको के सलार को कमज़ोर करे। 10 साल बाद। परी बेटा, जिद नहीं करते मेरी जान, कॉलेज जाओ, शाबाश, तुम्हारे पेपर्स होने वाले हैं। शगुफ्ता ने कोई 10वीं बार कहा था, नहीं जाना अब की बार, परी ने चिड़े अंदाज से कहा। उफ उफ परी, क्या करूं मैं? तुम्हारा कोई बात तो मान जाया करो, बस अपनी ही मनवाती हो। देखो 2-3 दिन बाद शॉपिंग शुरू करनी है और वो भी पहले सारा की करनी है, दुल्हन की होगी बाद में बाकी सब की। चलो वादा करती हूँ सारी शॉपिंग में तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। पक्का अम्मी? परी तो खुशी से पागल हो गई थी। अम्मी 2-3 नहीं, 1 हफ्ते के लिए रुक जाएं, क्योंकि हफ्ते बाद कॉलेज वाले फ्री कर रहे हैं, फिर करेंगे शॉपिंग, क्योंकि आप ही, इसने खुश होते हुए सारा को बाजू में भरते हुए कहा। हाँ हाँ, कॉलेज वाले इसलिए तो फ्री कर रहे हैं कि परी साहबा शॉपिंग करे, पेपरों का क्या है, वो तो होते ही रहेंगे। ईमान परी की पोनी खींचते हुए बोली तो सारा परी की गाल खींचते हुए बोली, परी के बगैर तो शॉपिंग मैं करूंगी नहीं, और रही बात तैयारी की, वो मैं करवा दूंगी अपनी प्यारी सी बहन की। पर अब उठो और भागो, कॉलेज गाड़ी वाला आने वाला है। वली ने गाड़ी रोकी तो सारा ने मोबाइल से नजर हटाई और बेजार सा होकर वली को देखा तो वो घूर कर देखते हुए बोला, कुर्बान चाचा का घर अंदर
میں ہے گاڑی وہاں نہیں جا محلے میں ہے گاڑی وہاں نہیں جا سکتی۔ سلار کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ولی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، سلار قربان چاچا غریب بندہ تھا، اس کا گھر ایسے ہی علاقے میں ہونا تھا نا؟ تم کیا سوچ رہے تھے کہ وہ بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تم چیک مجھے دو، میں دے آتا ہوں، اس کے گھر تم نہ جاؤ۔ سلار سے چیک لے کر ولی مسکراتا ہوا گاڑی سے کہتے ہوئے نکلا، سلار صاحب، ان علاقوں میں رہنے والے غریب بھی انسان ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سلار گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی کو ٹیک لگا کر آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ اچانک اسے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی تو بے اختیار اس نے مڑ کر دیکھا، بس پھر تو جیسے سلار آنکھیں چپکنا ہی بھول گیا۔ اس کے سامنے ایک نازک سی لڑکی کھڑی، معلوم نہیں کس بات پر دو اور لڑکیوں کے ساتھ ہنسی جا رہی تھی۔ سلار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک کر چلی ہو۔ وہ کالج کے سفید یونیفارم میں سادہ سی لڑکی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ او ہیلو مسٹر سلار، ولی نے سلار کے منہ سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو سلار کو جیسے ہوش سا آیا۔ تو ولی نے ایک دفعہ سامنے کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکیوں کو دیکھا اور پھر سلار کو دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ سلار ولی کی طرف دیکھے بغیر بولا، یہ جو سامنے لڑکیاں ہیں، ان میں وہ گلابی بیگ والی، مجھے اس کی ساری معلومات چاہیے۔ پھر مڑا اور مزید کچھ کہے بغیر گاڑی لے کر یہ جا وہ جا، اور ولی حیرت سے ایک بار دور جاتی گاڑی کو اور ایک بار اس لڑکی کو دیکھ کر حیران کھڑا تھا۔ کالج سے تینوں ایسے نکلی جیسے قید بامشقت کاٹ کر آئی ہوں۔ اف انکل، جلدی کریں، گاڑی چلائیں، بہت گرمی ہے، جان جا رہی ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ صدرا کا شاہد تو پھٹ پڑا، ہاں ہاں گاڑی چلائیں، گرمی ہے، تم لوگوں کو گھر پہنچاؤ، باقی سب کو چھوڑ جاتا ہوں، ہے نا؟ جنت و ثنا کہکے لگا کر ہنسنے لگی اور ایک ساتھ بولی، اوہ بےعزتیاں، آج تو بےعزتیاں ہی بےعزتیاں ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے جا رہی تھی اور صدرا غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں اڑا لو مذاق، مزہ آ رہا ہے نا؟ تم جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے بھلا دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی ٹیچر نے اکیلی میری بےعزتی نہیں کی، تم لوگوں کو بھی سنائی تھی۔ اوہو اچھا جی۔ اب کی بار وہ پھر سے جب ہنسی تو صدرا نے منہ پھیر لیا۔ سب لڑکیاں جب آگئی تو شاہد نے گاڑی سٹارٹ کی تو صدرا بولی، انکل رستے میں کتابوں کی دکان کے پاس رکنا، میں نے ایک بک لینی ہے۔ شاہد نے ناگواری سے مڑ کر صدرا کی طرف دیکھا تو جنت اور ثنا تو پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ تم دونوں کی اتنی ہنسی کیوں نکل رہی ہے؟ اب کی بار شاہد جنت اور ثنا سے غصے میں بولا تھا تو صدرا بھی ہنسنے لگی۔ پاگل ہو تم تینوں، شاہد اتنا کہہ کر خود بھی ان کے بچپنے پر مسکرانے لگا۔ گاڑی بک شاپ کے سامنے رکی تو شاہد نے کہا، تم لوگ ادھر ہی بیٹھو، مجھے پیسے دو اور کتاب کا نام بتاؤ، میں لے کر آتا ہوں۔ دکان پہ رش بہت ہے۔ شاہد کے جاتے ہی تینوں کیری سے باہر نکل کر کھڑی ہوگی۔ ابھی تک ان کی ہنسی کو بریک نہیں لگ رہی تھی۔ جنت تو ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی تھی۔ اس بات سے انجان کے کچھ فاصلے پر کھڑا سلار اسے دیکھ رہا ہے۔ ہنستے ہنستے ثنا کی نظر ان کی طرف دیکھتے ہوئے سلار پر پڑی اور جنت اور صدرا کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی، دیکھو یار کتنا ہینڈسم بندہ ہے۔ جتنی دیر میں دونوں دیکھتی وہ مڑ رہا تھا، کہاں سے ہینڈسم ہے، یہ تو کوئی دہشت گرد لگتا ہے، بڑے بڑے بال اور داڑھی مونچھیں، ذرا دیکھو۔ جنت منہ بناتے ہوئے بولی۔ صدرا اور ثنا دونوں جنت کا حیرت سے منہ دیکھ کر بولی، اچھا تو ذرا بتاؤ کیسے ہوتے ہیں ہینڈسم؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا تو جنت مسکراتے ہوئے بولی، میرے بابا جانی کی طرح کے۔ اب ثنا اور صدرا ہنستے ہوئے بولی، ہاں ہاں بالکل بالکل تمہارے بابا جانی کی طرح ٹھیک، دونوں نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ سلار کن چکروں میں پڑ گئے ہو اور اوپر سے بتاتے بھی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں چاہیے انفارمیشن اس لڑکی کی؟ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں یہ تمہارا سٹائل نہیں ہے۔ کہاں لڑکیاں تمہاری ایک نظر کو ترستی ہیں اور تم کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتے، اور کہاں تم کل اس لڑکی سے نظر نہیں ہٹا رہے تھے؟ یار مجھے تو کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے۔ دیکھو سلار، حویلی چلو اس طرح بغیر سیکورٹی کے ادھر رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم یہاں قربان چاچا کے گھر افسوس کے لیے آئے تھے، وہاں تو تم گئے نہیں بلکہ اور ہی چکروں میں پڑ گئے ہو۔ سلار اپنی آئی برو اوپر اٹھا کر ولی کے سینے پر اپنی انگلی لگاتے ہوئے بولا، تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا ولی جب تک اس لڑکی کی ساری انفارمیشن تم مجھے نہیں لا کر دیتے، سمجھے؟ اللہ اللہ سلار، وہ لڑکی تو تمہارے دماغ پر سوار ہو گئی ہے۔ خبردار ولی، آج ہی کہہ دیا ہے تم نے، دوبارہ مت کہنا، سمجھے؟ اور ایک بات دماغ میں بٹھا لو، اس دنیا میں کوئی عورت یہ جرأت نہیں رکھتی کہ سلار کے دل و دماغ پر سوار ہو۔ اب کی بار سلار غصے میں بھڑک کر بولا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ولی ہکا بکا رہ گیا۔ حاجی احمد دفتر سے واپس آئے شگفتہ جلدی سے پانی کا گلاس لے آئے، لیں پانی پئیں۔ احمد وہ پانی کا گلاس دے کر پاس ہی بیٹھتے ہوئے بولی، احمد کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟
नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस थकावट है। तुम बताओ, आए थे सारा के ससुराल वाले? क्या बात हुई? शगुफ्ता लंबी सांस लेते हुए बोली। जी आए थे, बता रहे थे कि इनकी तैयारी तो मुकम्मल हो गई है, हमें सिर्फ 1 महीना है और हमने अभी कुछ तैयारी नहीं की। जो पैसे हैं इनमें तो बस कपड़े ही आएंगे आएंगे। गया था बैंक, उन्होंने कह दिया 10-12 दिन इंतज़ार करें। हाजी अहमद ने धीमे से सर झुकाते हुए कहा। शगुफ्ता जो हाजी अहमद के मायूस चेहरे को देख रही थी, दिल ही दिल में अपने शौहर की परेशानी पर दुखी हो रही थी। अहमद उठे, फ्रेश हो जाएं और जाकर आराम करें, परेशान मत हो, अल्लाह सब खैर करेगा। बच्चियाँ कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रही। हाजी अहमद ने उठते हुए पूछा। वो साथ बल्किस बाजी के घर गई हैं, उन्होंने कुरान का ख़त्म शरीफ करवाना था, बस आने वाली होंगी। लड़की का नाम जन्नत है, प्यार से सब परी कहते हैं। उम्र 18 साल, FSC स्टूडेंट। बाप का नाम हाजी अहमद प्रोफेसर है, माँ का नाम शगुफ्ता। 2 बहनें सारा और ईमान 22-23 साल से करीमपुरा के इलाके में रह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खैरियत की बात कि कोई रिश्तेदार नहीं है, ना माँ की तरफ से ना बाप की तरफ से। इलाके के लोगों का कहना है कोई पूछे भी तो टाल मटोल जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी। और हाँ, बड़ी बेटी की शादी कर रहे हैं, लंदन से आए हैं फैमिली और शादी के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं, बस यही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। या इनके 3 टाइम के खाने का मेन्यू भी पता कराऊं अब की बार? वली मुस्कुराते हुए बोला तो सलार ने वली के कंधे पर हाथ रखा, बोला घर जाना है इनके। वजह वजह बताओ पहले, मुझे इस सारे ड्रामे की वजह बताओ। वली सलार का हाथ झटकते हुए गुस्से से बोला। तो सलार वली को गले लगाते हुए बोला, या तेरी भाभी और इसके घर वालों से अपना तारुफ करवाने। वली जो पहले से ही सलार की हरकतों से परेशान था, बात सुनते ही झटके से अलग हुआ और बोला, तुम पागल तो नहीं हो सलार? इसने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। वो जन्नत यानी परी, वो भाभी दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? वो बच्ची है नाजुक सी, सचमुच किसी परी की तरह। और खुद को देखो। सलार वली को घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, क्या मतलब खुद को देखूं? बोलो। या मेरा वो मतलब नहीं है। वली ने सर नफ़ी में हिलाते हुए जवाब दिया। देखो सलार, वो नाजुक सी है, तुमसे नहीं संभाली जाएगी, रहम करो यार इस पर। सलार सोफे पर नींदराज होते हुए मुस्कुरा कर बोला, रहम ही कर रहा हूँ इस पर, इज्जत दे रहा हूँ, इसके घर जाऊँगा और तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। नहीं जाना, मत जाओ, मैं अकेला चला जाऊँगा। सलार ने वली को खबरदार अंदाज में देखा और आंखें बंद कर ली। वली कुछ देर खड़ा सलार को देखता रहा। वो जानता था कि सलार को अब रोकना मुमकिन नहीं है। ठीक है, कब जाना है और क्या कहोगे जाकर? वली ने संजीदा अंदाज में पूछा। तो सलार ने आंखें खोली वली की तरफ देखा और बोला, सुबह जाएंगी और क्या बात करनी है वो तुम साथ ही होगे, सुन लेना। इतना कहकर सलार ने दोबारा आंखें बंद कर ली। जन्नत, खुदा के लिए बस कर दो, 11 बज रहे हैं और अगर सोना ही है तो कमरे में जाकर सो। लिविंग रूम की सफाई करनी है यार। इतवार का मतलब ये तो नहीं है कि पूरा दिन सो के गुजारो। ईमान जन्नत को कंधे से हिलाते हुए बोली। तो मगर मजाल थी कि जन्नत से मिस भी हुई हो। शगुफ्ता लिविंग रूम में आते हुए बोली, ईमान छोड़ दो बेटा, सोने दो इसे, तुमने झाड़ू फर्श से लगाना है, सोफे से नहीं। मैं छत पर सारा के साथ कपड़े दिलवाने जा रही हूँ। और हाँ, दरवाजे का ख्याल रखना, तुम्हारे अब्बू आते होंगे, बेल बजे तो खोलना। और हाँ, वो तुम्हारे अब्बू के कोई दोस्त आने हैं, अगर वो आए तो इन्हें ड्राइंग रूम में बैठाना और मुझे आवाज़ दे देना। ठीक है अम्मी। जी अम्मी ठीक है, ईमान सफाई करते हुए बोली। वली, ये सिक्योरिटी गार्ड किस लिए? सलार ने आईब्रो उठाते हुए पूछा। वली गार्ड में बैठते हुए बोला, सलार साहब, जिस इलाके में हम जा रहे हैं हाँ, किसी के घर बिन बुलाए जाओ और जाकर मसला करो तो महल्ला इकट्ठा हो जाता है। और जो कुछ तुम करने जा रहे हो वो अपने आप में सबसे बड़ा मसला है, बाकी अल्लाह खैर ही करे। वली ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए नज़र तिरछी करके सलार को देखा, जो संजीदा अंदाज में इसी को घूर रहा था। क्या मसला? किस बात का मसला? हाँ बोलो। सलार ने अपनी दोनों मुँह आईब्रो को मिलाते हुए कहा। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, जा जो मर्जी करो अपनी। अब की बार वली ने सलार की तरफ देखे बगैर जवाब दिया और खामोश हो गया, क्योंकि इसे मालूम था कि सलार से बहस का कोई फ़ायदा नहीं था। जन्नत उठो, दरवाज़ा खोलो, कब से बेल बज रही है, अब्बू होंगे। ईमान ने वॉशरूम से सर निकाल कर जन्नत को कहा। जन्नत गुस्से से आंखें मिलती हुई बड़बड़ाती उठी। ये बाबा जानी नहीं हो सकते, बाबा ऐसे जाहलों की तरह बेल पर हाथ नहीं रख लेते। और ये जो भी है इसका तो जो हाथ बेल पर है काट कर इसके दूसरे हाथ में पकड़ाऊंगी मैं। इतना कहते हुए जन्नत ने गुस्से में दरवाज़ा खोला और ना आओ देखा ना ताओ, और सामने खड़े सलार और वली पर बस पड़ी। तुम लोगों को कोई तमीज़ शमीज़ नहीं है, और जो तमीज़ को छोड़ अकल भी नहीं है कि बेल 1 दफ़ा या 2 दफ़ा और बहुत ही आग लगी हो तो 3 दफ़ा बजाते हैं और फिर सब्र करते हैं, सब्र नहीं हो तो वहाँ से दफ़ा हो जाते हैं। जन्नत ने सारा गुस्सा एक ही सांस में निकालते हुए कहा। तो वली मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। सलार मुस्कुराते हुए जन्नत को सर से पाँव तक देखता एक कदम आगे
को लेते हुए बोला, तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? सलार को एक कदम आगे होता देखकर जन्नत 2 कदम पीछे हुई और अभी वो कुछ बोलने ही लगी कि सलार एक कदम और आगे बढ़कर अंदर आते हुए बोला, और तुम्हारी तमीज़ कहाँ गई? पूछे बगैर इस हालत में दरवाज़ा क्यों खोला? सलार जन्नत की हालत देखकर समझ गया था कि वो सोई उठकर आई है। जन्नत एक दफ़ा वली और दूसरी दफ़ा सलार को आंखें सुकेड़ कर देखते हुए शहादत की उंगली इन दोनों के आगे लहराते हुए बोली, ओ हेलो, किधर गुस्से आ रहे हो? और चलो निकलो निकलो। अब वो हाथ के इशारे से इन्हें बाहर जाने का कह रही थी, तभी सलार ने इसके इसी हाथ की उंगली को पकड़कर गुस्से से अपनी तरफ खींचा तो जन्नत लड़खड़ाती हुई इसके सीने से टकराई और सेकंड से पहले संभलती हुई अपने दूसरे हाथ इसके सीने पर मारते हुए गुस्से से बोली, छोड़ो मेरा हाथ वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। सलार जिससे कभी किसी की जुर्रत नहीं थी कि आंख उठाकर बात करे, और यहाँ ये छोटी सी लड़की मुसलसल बदतमीजी किए जा रही थी। वली जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, सलार छोड़ो इसे। सलार ने खा जाने वाली नज़रों से वली को देखा और कहा, तुम दरमियान में मत बोलो। वली नफ़ी में सर हिलाता हुआ पीछे हो गया। सीढ़ियों से उतरती हुई सारा और शगुफ्ता ने सामने जो सीन देखा तो उसके तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। शगुफ्ता भागती हुई आई और सलार को धक्का देते हुए जन्नत का हाथ सलार के हाथ से छुड़वाते हुए बोली, कौन हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? निकलो मेरे घर से इससे पहले कि मैं पुलिस को फ़ोन करूं। अब सलार ने गुस्से से अपनी आवाज़ खोल के नीचे से पिस्टल निकालकर शगुफ्ता के माथे पर टकाते हुए कहा, जिस काम से आया हूँ वो करके जाऊंगा। पिस्टल देखकर सारा जन्नत के मुंह से चीख निकल गई। वली सलार को रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ने लगा तो सलार ने इसे हाथ के इशारे से रोक दी, जबकि जन्नत अब डर के शगुफ्ता के पीछे छुप गई और सारा सीढ़ियों के पास ही मुंह पर हाथ रखकर सकते में हो गई। ईमान जो अभी भी कपड़े बदल कर बाहर निकली, माँ के सर पर पिस्टल देखकर इसके मुंह से चीख निकल गई और पास ही खड़ी सारा का खौफ से हाथ पकड़ लिया। शगुफ्ता ने सलार की तरफ देखते हुए कहा, क्या चाहते हो तुम? तो सलार मुस्कुराकर बोला, बताता हूँ, और वली को इशारे से पास बुलाकर पिस्टल पकड़ाते हुए शगुफ्ता की तरफ आंख से इशारा करते हुए बोला, संभालो इन्हें। और आगे बढ़कर माँ के पीछे छुपी जन्नत के बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से से बोला, हाथ सामने करो। जन्नत जो पहले ही पिस्टल देखकर खौफ से कांप रही थी, अब सिसकियां लेकर रोने लगी। प्लीज़ मेरी अम्मी को कुछ मत कहना, वो खौफ से कांप रही थी। सलार दांत पीसते हुए बोला, मैंने कहा हाथ आगे करो। सलार का गुस्सा देखकर जन्नत ने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। सलार ने जेब से अंगूठी निकाली और जन्नत का हाथ पकड़ते हुए इसकी उंगली पर पहना दी, जो इसकी उंगली पर फिट आई। अब सलार ने जन्नत को दोबारा बाजू से पकड़कर अपने करीब किया और इसके कान के पास आकर बोला, नंबर 1 मुझे बदतमीज़ी पसंद नहीं, नंबर 2 मुझे बात दोहराना पसंद नहीं, नंबर 3 ये अंगूठी गलती से भी तुम्हारी उंगली से उतरनी नहीं चाहिए। अगर उतरी तो याद रखना मैं तुम्हारी उंगली काट दूंगा, समझी? जन्नत ने खौफ से सर हिलाया तो सलार बोला, क्यों? जुबान कोई काट कर ले गया है? अभी तो थोड़ी देर पहले बड़ी चल रही थी। तो जन्नत कांपती हुई बोली, आवाज़ में बोली, जी जी जी। सलार ने एक लंबी सांस ली और इसकी खुशबू सांसों में उतारते हुए पीछे को हटा और शगुफ्ता की तरफ देखते हुए बोला, मैं अगली दफ़ा अपने घर वालों के साथ आऊँगा। इतना कहकर इसने एक आखिरी नज़र जन्नत पर डाली और वली को चलने का इशारा करते हुए बाहर निकल गया। वली ने पिस्टल नीचे किया और सर को झुकाकर सॉरी बोलता हुआ घर से निकल गया। शगुफ्ता वहीं फर्श पर घुटनों के बल गिरी पड़ी रोने लगी। तीनों लड़कियां भागकर माँ के पास आई, सिसकियां लेकर रोने लगी। शगुफ्ता ने जन्नत की तरफ देखकर पूछा, कौन था ये? जन्नत ने मासूमी से माँ की तरफ देखते हुए नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता अम्मी। शगुफ्ता ने बेटी का खौफजदा चेहरा देखकर अपनी आंखें जोर से बींच ली, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी बेटी सच बोल रही है। अभी शगुफ्ता कुछ बोलने ही लगी थी कि 10-12 साल का बच्चा भागता हुआ अंदर आया, लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, खाला खाला, वो चाचा अहमद को पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी आए। वली गाड़ी में बैठते ही फट पड़ा। ये क्या तरीका था? सलार किसी गहरी सोच में डूबा गाड़ी चला रहा था और वली आग बबूला हो रहा था। सलार ने वली की तरफ देखा और बोला, यार वली, जन्नत की माँ शगुफ्ता आंटी, इनको मैंने कहीं देखा है पहले। कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा। वली माथे पर हाथ रखते हुए गजबनाक अंदाज में बोला, हाँ हाँ, हज़ारों की तादाद में तो गर्लफ्रेंड्स ही रही हैं जनाब की, हो सकता है इन्हीं में से हो कोई। सलार ने वली को देखते बगैर संजीदगी से कहा, बकवास बंद करो। वली ने गाड़ी चलाते सलार का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुमने ये जो हरकत की है इंतहाई गलत थी। मुझे पता होता तो कसम ले लो मैं कभी तुम्हारे साथ ना जाता, बल्कि बीजान को फ़ोन करके पहले ही सब बता देता। सलार ने बीजान का नाम सुनकर वली की तरफ देखा और बोला, हवेली जा रहे हैं हम, मैं खुद बीजान को खुशखबरी दूंगा। वली सलार की बात सुनकर दोनों हाथों से सर पकड़कर रह गया। एमरजेंसी रूम के बाहर साद, ईमान और जन्नत को साथ लगाए चुप करवाने की एमरजेंसी के बाहर सारा ईमान और जन्नत को साथ लगाए चुप करवाने की कोशिश कर रहा था और
तंजीम शगुफ्ता अपनी बहू सारा को तसल्ली दे रही थी। एमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खोला तो सब भागकर डॉक्टर के पास पहुंचे तो शगुफ्ता जल्दी से बोली, डॉक्टर साहब कैसे हैं? अहमद डॉक्टर ने शगुफ्ता को देखते हुए पूछा, क्या रिश्ता है आपका मरीज से? वो एकदम से बोली, बीवी हूँ मैं इनकी। साथ की तरफ देखकर डॉक्टर ने पूछा, आप क्या लगते हैं मरीज के? तो साथ बोला, दामाद हूँ मैं। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ आइए, डॉक्टर कहता हुआ अपने कैबिन की तरफ चल पड़ा। शगुफ्ता पर तो जैसे कोई पहाड़ गिर गया था। डॉक्टर की बात सुनकर वो रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब इसके अलावा और कोई तो हल होगा। देखिए बीबी, सर्जरी के अलावा और कोई हल नहीं है। अगर जल्द से जल्द मरीज के दिल की सर्जरी ना हुई तो इनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अब की बार साथ बोला, डॉक्टर साहब सर्जरी में कोई रिस्क तो नहीं है? डॉक्टर दोनों की तरफ देखते हुए बोला, देखिए मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, साफ साफ बात यह है कि सर्जरी में 50-50 चांस है मरीज के सर्वाइव करने के। ये सुनकर शगुफ्ता दोनों हाथ सीने पर रखकर सिसकर रोने लगी। सास शगुफ्ता को बाजू में भरकर साह लगाए हुए बोला, अम्मी मत रोएं, अल्लाह सब खैर करेगा। शगुफ्ता आंसू पूछते हुए बोली, साथ इन तीनों को मत बताना बेटा। सास सर हिलाते हुए बोला, जी अच्छा। और डॉक्टर से मुखातिब होते हुए बोला, सर हाँ मशा करके बताते हैं। ठीक है, आप मशा कर लें लेकिन जल्दी। हवेली के गेट पर खड़े गार्ड ने सलार की गाड़ी आती देखकर भागकर गेट खोला और झुककर इशारे से सलाम किया। सलार और वली ने जवाब में गर्दन हिलाई। सलार ने गाड़ी कार पोर्च में खड़ी की और वली की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोला, यार वली अब बस भी करो, इतना गुस्सा तो जन्नत और इसके घर वालों को नहीं होगा जितना कल से तुम किए जा रहे हो। वली कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी से निकला तो सलार भागकर इसके सामने खड़ा होते हुए बोला, क्या मसला है सलार? सलार ने अपने दोनों हाथ वली के कंधों पर रखे और बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम ही सब लोग पीछे पड़े थे कि शादी को, और अब अगर करने का सोचा है तो शक्ल देखो, कल से ऐसे बनाई है जैसे कोई मर गया हो। वली ने सलार के हाथ अपने कंधों से हटाए और बोला, सलार ऐसे इंसान से बात करना फजूल है जिसको अपनी गलती का एहसास ना हो, और तुम ये ही कर रहे हो। तुम्हें अपनी गलती महसूस ही नहीं हो रही, और मुझे छोड़ो, मेरा क्या है, अंदर चलो। वली ने सर उठाकर सारी हवेली को देखा जो और बोला, इस हवेली में तुम्हें शाबाशी देने वाले बहुत हैं, जाओ बताओ इनको कि इनका शेर बहुत बड़ा कारनामा से अंजाम देकर आया है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, बहुत मुश्किल बना ली है तुमने अपने लिए। तुम्हें बहुत आसान लग रहा है ना, अंगूठी पहना ली बस लड़की तुम्हारी। तो एक बात दिमाग में बैठा लो, अब वो लोग अपनी बेटी की शादी हरगिज तुमसे नहीं करेंगे, क्योंकि गुंडों की तरह सर पर पिस्टल रखकर मंगनी करने वाले दामाद कोई नहीं बनाता। सलार ने गुस्से से वली का कॉलर पकड़ा और बोला, और वो क्या, इनके फरिश्ते भी देंगे अपनी बेटी, और अगर नहीं तो उठा कर ले आऊँगा, समझे? और तुम अपना मुंह बंद रखो। वली सलार को गुस्से से धक्का देते हुए बोला, हाँ तो चुप ही था, कल से तुमने ही बुलाया है। और हाँ एक बात याद रखना, जहाँ जहाँ तुम गलती करोगे मैं ज़रूर टोकूंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। वली गुस्से में अंदर चला गया। सलार ने तेवरी चढ़ाई, उसके पीछे ही अंदर चल पड़ा। वली और सलार को आता देखकर आमना खुशी से पागल होती हुई बोली, मेरे शेर। पहले वली का चेहरा चूमा, फिर सलार का। आमना ने दोनों को गौर से देखा और बोली, क्या हुआ तुम दोनों को? वली ने बेजारी से नज़रों से सलार को देखा और बोला, कुछ नहीं, अपने लाडले से पूछिए। आमना ने सलार की तरफ सवाली नज़रों से देखा तो सलार बोला, कुछ नहीं माँ जी, इसका दिमाग ख़राब है। आप बताएं बीजान और बाबा किधर हैं? वो लोग मिर्ज़ा साहब के बेटे की शादी पर गए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे। और दादाजी? सलार ने उदास से चेहरा बनाते हुए पूछा। आमना ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, और ऊपर अपने कमरे में हैं। लेकिन तुम दोनों इधर मेरे पास बैठो और बताओ क्या मसला है। सलार वली को हाथ से खींचकर सोफे पर बैठाते हुए बोला, कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा सा नाराज़ है, मैं राज़ी कर लूँगा। सलार ने वली को अपनी बाजुओं में लेते हुए कहा। आमना संजीदगी से बोली, वली और नाराज़ वो भी तुमसे ये नहीं हो सकता, बचपन से आज तक मैंने तुम लोगों को नाराज़ होते नहीं देखा, तो अब ऐसा क्या हुआ? आमना ने अब दोनों के कान पकड़ते हुए पूछा, नहीं माँ जी, कुछ नहीं। सलार ने कुछ नहीं कहा, बस लगता है मैं और मेरी सोच इतने सालों में भी इस हवेली वालों की तरह नहीं हो सकी, बस यही इख्तलाफ हुआ है मेरे और सलार के दरमियान। पर फिक्र मत करें, आप सबके असूलों के मुताबिक इसने जो किया ठीक किया। वली ने अफसुदा सी मुस्कुराहट से आमना सलार को देखकर उठा और बोला, माँ जी मैं कमरे में जा रहा हूँ, फ्रेश हो लूँ, और जल्दी से अपने कमरे की तरफ चला गया। सलार तुम कुछ बताओगी? आमना ने संजीदगी से पूछा। ओ माँ जी कुछ नहीं, बस एक सरप्राइज़ है, बाबा और बी जान को आ लेने दे, फिर सबको इकट्ठा बताऊंगा। सलार इतना क्या कर उठने लगा तो आमना ने बाजू से पकड़ लिया, बोली, तुम्हें लगता है कि बात जाने बगैर मैं तुम्हें यहाँ से हिलने भी दूंगी? सलार ने सर पर हाथ रखते कहा, हाँ आखिर माँ किसकी है आप? चौधरी सलार की। अच्छा चले बताता हूँ। वो सलार ने गर्दन के पीछे खुजाते हुए कहा, वो माँ जी, मैंने लड़की पसंद की है, शादी करनी है। क्या? आमना ने चीख
चीखने के अंदाज में कहा और सलार को गले से लगा लिया। ओह मेरा बच्चा, अल्लाह अल्लाह। सलार, तुम्हें नहीं पता तुमने अपनी माँ को कितनी बड़ी खुशी दी है। आमना कभी सलार की एक गाल चूमती तो कभी दूसरी और कभी माथा चूम रही थी। सलार की नज़र दादाजी पर पड़ी जो सीढ़ियों के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। सलार जल्दी से आमना को छोड़कर दादाजी के पास आया और सलाम करते हुए झुक गया। दादाजी ने इसके सर पर हाथ फेरा और इसका कान पकड़ते हुए कहा, इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहे हो, वो भी दादा को गले लगाए बगैर। चल मेरा शेर, लग अपने दादा के गले। सलार ने दादा को जोर से गले लगाया। शगुफ्ता अहमद का हाथ पकड़कर बैठी थी। जन्नत दूसरा और सारा और ईमान एक एक पाँव के पास। अहमद बोले, शगुफ्ता, मैं सारा की शादी से पहले बिल्कुल सर्जरी नहीं करवाऊंगा और मेरा ये आखिरी फैसला है। अहमद की बात सुनकर पास ही कुर्सी पर बैठी साद की अम्मी तंजीम बोली, ठीक है भाईजान, भाई साहब ऐसा ही कर लेते हैं। साद और शगुफ्ता ने हैरत से तंजीम को देखा तो हाथ के इशारे से इन्हें चुप रहने का कहकर तंजीम बोली, निकाह तो पहले ही हो चुका है, बस रुखसती रह गई थी। तो ठीक है, चुपचाप रुखसती कर लेते हैं। क्यों साद, क्या कहते हो? साद एकदम से बोला, जी जी मामा, जैसे आप कहें। अहमद शगुफ्ता की तरफ देखते हुए बोला, पर बहन हमने तो अभी कोई तैयारी नहीं की और साद आपका इकलौता बेटा है, आपके भी कोई अरमान होंगे, ऐसे कैसे हम। तंजीम अहमद की बात को काटते हुए बोली, देखिए शगुफ्ता बहन और भाई साहब, इस वक्त सबसे अहम बात आपकी सेहत है और जहाँ तक रही अपने अरमान निकालने की बात, तो वो बाद में भी लंदन जाकर सारे फंक्शन कर लेंगे हम आप लोगों के साथ, क्योंकि सार ने लंदन में अपने एक दोस्त से बात की है, इसका दोस्त डॉक्टर है, आपकी सर्जरी हम वही करवाएंगे। ऐसा करते हैं कि हम कल ही रुखसती कर लेते हैं और साथ तुम कल या एक दिन आगे की सीट बुक करवा लो, हम लोग पहले जाकर डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं, टाइम वगैरह सेट करते हैं, इतनी देर में आप लोग सारा और ईमान के पासपोर्ट बनवा लें। अहमद नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं मैं अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत करूं और ऊपर से दामाद से। अहमद की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि साथ बोला, आप ही ने तो मुझे कहा था कि आपको बाबा बोला करो सारा की तरह, और अब खुद ही दामाद कह रहे हैं। और जहाँ तक बात रही खाली हाथ की, तो सारा आपकी बहुत सी दुआएं लेकर जाएगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अहमद मुस्कुराते हुए बोला, साद फ़ख्र है मुझे तुम पर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तो साद मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, कल या एक दिन बाद की जो भी सीट बुक होती है मैं करवा लेता हूँ, हमारी और सारा की इजाज़त है आपकी। अहमद ने शगुफ्ता की तरफ देखा तो उसने सर हिलाकर अपनी रजामंदी दी। शगुफ्ता ने साद की तरफ देखकर पूछा, साद डॉक्टर ने क्या कहा है, कब डिस्चार्ज करेंगे? वो उन्होंने कहा है कि ले जा सकते हैं, अम्मी ने घर और अगर तबीयत ख़राब हो तो जल्द हॉस्पिटल ले आए, दवाइयाँ दे दी हैं, गाड़ी बाहर ही है, ड्राइवर आपको घर उतार देगा, मैं और मामा घर जाएंगे, पैकिंग करनी है और सीट भी बुक करवानी है। आए मैं अंकल आपको गाड़ी तक ले जाता हूँ। सार ने आगे बढ़कर अहमद को सहारा दिया और तंजीम बोली, सारा बेटा तुम भी आज ही पैकिंग कर लो, क्योंकि अगर कल की सीट हो जाए तो तुम्हारी तैयारी हो। सलार डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ तो दादाजी और माँ जी को प्यार करते हुए बोला, ये वली कहाँ है? कल का जब से आया है गायब, वो आ रहा है, अभी इसी को नाश्ते के लिए बुलाकर आई हूँ। आमना ने खाना खाते हुए जवाब दिया, पता नहीं कब तक नाराज़ रहेगा। सलार ने कॉफ़ी का घूंट लेते कहा तो दादाजी बोल पड़े, आया था मेरे पास मिलने और पूछा था कि मैंने कि क्यों नाराज़ है। दादाजी सलार की तरफ देखते हुए बोले, डरपोक है ये, रहने दो इसे नाराज़, बस ठीक है, पसंद आई लड़की और अंगूठी पहनाए हम लोग जाएंगे और पिस्टल वाली बात भी क्लियर कर आएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। हाँ हाँ, इन्हें तो खुश होना चाहिए कि इतने बड़े ख़ानदान की बहू बनेगी इनकी बेटी। आमना ने मगरूर अंदाज में गर्दन अकड़ाते हुए कहा, अब बस भी जान और तुम्हारे बाबा आ जाएं तो चलते हैं अपनी बहू के घर। आमना ने मुस्कुराते हुए कहा तो सलार मुस्कुराने लगा और आंखें बंद करके सर को कुर्सी के साथ टका लिया तो जन्नत का चेहरा बंद आंखों में लहरा गया। सलार ने एकदम से आंखें खोल ली। इसके चेहरे पर अजीब सी हैरानी थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जिस दिन से इसने जन्नत को देखा था इसके साथ यही हो रहा था। आंखें बंद करता तो इसका चेहरा सामने आ जाता, इसे देखने की ख्वाहिश होती। सलार के लिए ये एहसास बिल्कुल नया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि इसके साथ ऐसा क्यों है। वो जल्दी से उठा और सीधा वली के कमरे की तरफ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो वली वॉशरूम से निकल रहा था। सलार को देख इसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सलार आगे बढ़कर बोला, वली यार, मेरी कुछ अजीब सी फीलिंग है, समझ नहीं आ रही। वली ने सोफे पर बैठते हुए सलार को देखा और लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोला, अच्छा क्या फीलिंग है जो समझ नहीं आ रही? और सलार के पास ही बैठ गया, क्योंकि इसे पता था कि वो सलार इसके बगैर नहीं रह सकते और वो सलार का चेहरा देखकर बता सकता था कि वाकई ही किसी उलझन में था। सलार वली की तरफ देखते हुए बोला, यार बेचैनी है, आंखें बंद करता हूँ तो वो सलार ने सर दोनों हाथों में पकड़ते हुए अटक अटक कर कहा, वो है ना। इतना कहकर सलार खड़ा हो गया और हाथ मुंह पर फेरते हुए बोला, जन्नत।
परी वो सामने आ जाती है तो वली ने पहले हैरत और फिर मुस्कुराते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। वली मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाई जो तुम मुस्कुरा रहे हो? सलार ने आईब्रो उठाते हुए बोला। तो वली ने हंसते हुए सलार को गले से लगा लिया और बोला, मुबारक हो सलार। सलार ने हैरत से पूछा, किस बात की? तो वली ने गाल पकड़ते हुए कहा, मंगनी की। और किसकी? सलार आंखें सुखेड़ते हुए बोला, अच्छा बड़ी जल्दी याद आई है। वली कहका लगा कर बोला, क्योंकि अब मुझे तसल्ली हो गई है। इतना कहकर वली ने सलार का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यार नाश्ता करें, मुझे बहुत भूख लगी है। वली से साल लिए कमरे से निकला। अब इसे तसल्ली थी कि जन्नत सलार के दिलो दिमाग तक पहुंच चुकी है। अब सलार ज़रूर बदलेगा, जन्नत इसे बदल देगी अपनी मोहब्बत से। मगर वली ये नहीं जानता था कि सलार को बदलना शायद इतना भी आसान नहीं था। इस सब के लिए जन्नत को किस किस अजियत से गुजरना पड़ेगा, इसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं था, वली को भी नहीं। कमरे में आवाज़ें सुनकर जन्नत की आंख खुल गई। इसने एक नज़र सारा और ईमान की तरफ देखा जो आपस में बातें करते हुए सूटकेस बंद कर रही थी। जन्नत ने सर उठाकर पूछा, आप ही क्या कर रही हैं आप लोग? वो भी इतनी सुबह सुबह? जन्नत की बात सुनकर सारा इसके पास आकर बैठते हुए बोली, जन्नत साथ का रात को फ़ोन आया था कि सीट बुक हो गई है। जन्नत जल्दी से उठकर बैठते हुए रोनी शक्ल बनाकर बोली, आप सच में हमें छोड़कर चली जाएंगी? सारा ने मुस्कुराते हुए जन्नत को गले लगाते हुए कहा, नहीं पागल, तुम लोग भी कुछ दिनों बाद मेरे पास होगे। साथ ने वादा किया है कि वो जल्द से जल्द तुम सबको बस बुला लेंगे। जिन्नत ने सारा के कंधे पर सर रखा और बोली, आप ही, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सारा जन्नत के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरी परी को किस बात से डर लग रहा है? जन्नत अपनी उंगली पर पड़ी अंगूठी, जिसे वो पिछले 2 दिन से भूली हुई थी, देखकर कुछ कहने लगी थी कि शगुफ्ता कमरे में आते हुए बोली, तुम लोग क्या कर रही हो? जल्दी करो, अभी नाश्ता भी करना है और सारे लोग भी 10 बजे इधर ही होंगे। 4 बजे की फ़्लाइट है। सारा और तुम वक्त ज़ाया कर रही हो, उठो जल्दी से। और तुम जन्नत जल्दी करो, हाथ मुंह धोकर नाश्ते की टेबल पर पहुंचो। इतना कहकर शगुफ्ता ईमान और सारा को साथ लेकर कमरे से चली गई और जन्नत एक बार फिर से सब कुछ भूलकर वॉशरूम चली गई। सारा को साथ उसकी अम्मी के साथ रुखसत करके सब लिविंग रूम में बैठ गए। जन्नत अपने बाप के गले रखकर रोते हुए बोली, बाबा जानी आप ही चली गई हैं? तो हाजी अहमद ने इसकी आंसू पूछे और दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, परी बाबा की जान, अपनी आपी के लिए दुआ किया करो, वो हमेशा खुश रहे। वो अपने शोहर के साथ अपने घर गई हैं और सब बेटियों ने एक ना एक दिन जाना ही होता है। एक दिन आएगा जब ईमान और फिर तुम भी अपने शोहरों के साथ चली जाओगी। अब की बार हाजी अहमद रंजीदा होते हुए बोले तो इनकी नज़र जन्नत की उंगली पर पड़ी तो हैरत से बोले, परी ये अंगूठी कितनी प्यारी है, कहाँ से ली? परी ने घबराकर माँ की तरफ देखा तो शगुफ्ता एकदम से अपने आप को संभालते हुए बोली, ये इसकी दोस्त सिदरा ने दी है इसे। हाजी अहमद ने जन्नत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, परी बेटा, सिदरा को ये वापस कर देना, क्योंकि ये अंगूठी काफ़ी महंगी लगती है। जन्नत तिरछी नज़र से माँ को देखते हुए बोली, जी बाबा जानिए। अच्छा बाबा की जान, जाओ अपने बाबा के लिए मज़े की चाय बना कर लाओ। परी बाप का गाल चूमते हुए बोली, अभी लाई बाबा। और उठकर किचन में चली गई। हाजी अहमद शगुफ्ता से मुखातिब होते हुए बोले, शगुफ्ता ज़रा कमरे में आ, मुझे ज़रूरी बात करनी है। शगुफ्ता उठकर हाजी अहमद के साथ कमरे में दाखिल हुई। शोहर को बैठते देख कर इसी के पास से जा बैठी और बोली, जी अहमद क्या बात है? अहमद ने शगुफ्ता का हाथ पकड़ा। बोला, शगुफ्ता वो मैंने रात को हैदर को फ़ोन किया। ये सुनते साथ ही शगुफ्ता अहमद से हाथ छुड़वाते ही खड़ी होगी और हैरत और परेशानी से बोली, अहमद क्यों क्यों किया आपने इसे फ़ोन? अहमद ने दोबारा से शगुफ्ता का हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, देखो शगुफ्ता, मेरी बात गौर और सब्र से सुनो। मुझे अगर कुछ हो जाता है तो शगुफ्ता बात काटते हुए बोली, अल्लाह ना करे अहमद आपको कुछ हो, ऐसी बातें मत करें। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और हमारी बेटियां क्या करेंगी? शगुफ्ता ने सिसकते हुए कहा। तो अहमद बोले, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो हैदर को फ़ोन किया है कि वो मेरी कोई जमा पूंजी तो है नहीं जो तुम मेरे बाद इस पर गुजारा करो। और साथ हमारा दामाद है, पहले ही इसका हम पर बड़ा एहसान है जो इसने खाली हाथ हमारी बेटी को अपना लिया है। इससे ज़्यादा मैं इसका एहसान नहीं ले सकता। देखो हैदर पाकिस्तान पहुँच गया है, इसका मैसेज आया है, वो शाम के वक्त आएगा। हम लोग इसके साथ चल रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग यही शहर के बाहर इसका घर है, वहाँ जाएंगे। बाद में ईमान और परी का पासपोर्ट बनेगा, पढ़ने के बाद इसके साथ लंदन चलेंगे और वही सारा और साथ को भी हैदर के बारे में बताएंगे। शगुफ्ता सर दोनों हाथों में पकड़ते हुए बोली, अहमद क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? हमने कभी इनको कुछ नहीं बताया। अहमद ने बीवी को बाजुओं में भरते हुए कहा, समझ आएंगी, समझदार हैं हमारी बेटी है। तुम जाओ, जाकर इनकी पैकिंग करो, मैं अपनी और तुम्हारी पैकिंग करता हूँ। सलार 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है हमें पाकिस्तान आए। हम लोग सिर्फ 5 दिन के लिए आए थे।
तुम यहाँ डेरे डालकर बैठ गए हो, क्या करना है वापसी का? ऐसे लापरवाही से तो तुम बिजनेस तबाह कर दोगे। सलार लंबी सांस लेते हुए बोला, हाँ एहसास है मुझे, बस परसों बाबा लोग आ जाएं तो इनसे मिलकर तुम्हारी भाभी वाला मामला हल करेंगे, फिर चलते हैं आपकी बात। सलार ने वली को आंख मारते हुए कहा, तुम्हारी भाभी को साथ लेकर। वली सलार के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सलार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम तो मिडिल क्लास लोगों से चिढ़ खाते हो, फिर एक ही नज़र में क्या देखा तुमने परी में कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया? वली की बात सुनकर सलार खिलकर हंसते हुए बोला, हाँ यार बस अच्छी लगी वो एक नज़र में ही, और इसकी हंसी सुनी तो लगा कि शायद वो हंसी पूरी ज़िंदगी भी सुनी जाए तो भी दिल ना भरे, और ज़िंदगी भर इसे साथ रखने के लिए शादी ज़रूरी है। बस इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि ये मामला इतनी ही सादा और आसान हो जितना तुम समझ रहे हो। वली ने हाथ से अपनी उंगली आंखें मसलते हुए कहा, अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए। सलार बोला, कुछ भी मुश्किल नहीं है वली, तुम देखना वो लोग हंसी खुशी अपनी मर्जी से बेटी देंगे जब इन्हें हमारे ख़ानदान और स्टेटस का पता चलेगा। और वैसे भी ये मिडिल क्लास लोग अपनी बेटियों के लिए ऊंचे घरों की रिश्तों की तलाश में होते हैं। और रही बात परी की, तो इसने ख्वाब में भी ऐसी आलीशान ज़िंदगी नहीं सोची होगी जहाँ दुनिया की हर नेमत इसके कदमों में डाल दूंगा मैं। वली ने सलार की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, सलार ज़िंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता, शादी में लड़की की भी मर्जी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से परी की मर्जी। अभी वली की बात अधूरी ही थी कि सलार अपनी शहादत की उंगली से इसके सामने करते हुए बोला, वली बस इससे आगे नहीं। तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है परी की मर्जी की? एक बात कान खोलकर सुन लो, क्योंकि मैं आखिरी बार कहूँगा कि परी की मर्जी माई फुट समझे। इसकी शादी होगी तो मुझसे, इसकी मर्जी से या हो या मेरी या मर्जी के बगैर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात से सलार अपनी बात मुकम्मल करने के लिए करके जाने के लिए मुड़ा तो वली बोला, अगर वो किसी और को, मतलब किसी और से। इतनी बात सुनकर सलार एकदम से मुड़ा और संजीदगी से बोला, तो इसे और इसके इस किसी और को अपने हाथों से मारकर कब्र में उतार दूंगा, और तुम ये बात लिख कर रख लो। शगुफ्ता फ़ोन बंद करते हुए किचन से ही आई। ईमान को आवाज़ देते हुए बोली, ईमान। ईमान जी अम्मी। ईमान, बताओ, देखो तुम्हारे बाबा जाग रहे हैं या सो गए? अगर जाग रहे हैं तो बताओ इन्हें कि सारा लोग जहाज़ में बैठ गए हैं, अभी फ़ोन आया है। शगुफ्ता की बात सुनकर ईमान बाप के कमरे की तरफ गई और जन्नत टीवी का रिमोट रखकर माँ के पास भाग कर आई और बोली, अम्मी मेरी बात करवाएं ना आपी से प्लीज़। शगुफ्ता खाना पकाते हुए बोली, बेटा इसने बताकर फ़ोन बंद कर दिया है, अब वो वहाँ पहुँच कर ऑन करेगी, फिर कर लेना बात। तुम ये बताओ पैकिंग मुकम्मल है तुम दोनों की? तुम्हारे मामू आते होंगे अभी। इसने बात मुकम्मल ही की थी कि ईमान की चीखने की आवाज़ है। शगुफ्ता और परी भागकर कमरे में पहुंची तो सामने का मंजर देखकर दोनों की चीखें निकल गई। शगुफ्ता ने भागकर सोफे पर फर्श पर गिरे अहमद का सर उठाकर रोते हुए गोद में रखा और उसे झंझोड़ने लगी। अहमद, अहमद, खुदा के लिए आंखें खोलें। शगुफ्ता ने बाप के पास बैठी रोती परी और ईमान की तरफ देखा और बोली, जाओ जाकर हमसाये से बल्किस खाला सुहेल चाचा को बुलाओ। ईमान रोती हुई भागी। पूरे घर में चीखों पुकार की आवाज़ें गूंज रही थी। ईमान और परी का बुरा हाल था। रो रो कर हैदर जब अहमद के घर के सामने आया तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कांपते कदमों से वो जब घर के अंदर दाखिल हुए तो सफ़े मातम बिछी थी। इसकी नज़र सीधी शगुफ्ता पर जाकर रुकी तो जो सकते के आलम में सामने पड़ी चारपाई को घूर रही थी। शगुफ्ता ने एकदम से नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो चीख मारकर भागी और आकर हैदर के गले लग गई। हैदर भाई देखो ना, ये क्या हो गया? अहमद हमें छोड़कर चले गए। शगुफ्ता धाड़े मार मार कर रो रही थी और हैदर की आंखों से आंसू किसी खामोश नदी की तरह बह रहे थे। इसने चारपाई पर पड़े बेजान अहमद की तरफ देखते हुए कहा, अहमद ये तुमने अच्छा नहीं किया, कम से कम मेरा इंतज़ार तो करते। 22 साल बाद मिल रहे थे हम तुमसे, थोड़ा इंतज़ार भी ना हुआ। अहमद का जनाजा हो गया। परी सोफे पर नडाल पड़ी थी। ईमान हैदर और शगुफ्ता के लिए चाय बना कर लाई। हैदर शगुफ्ता की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, शगुफ्ता देखो कोई हल नहीं था, हम सारा का इंतज़ार नहीं कर सकते, ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ सकते थे, और मीयत को इतनी देर रखना मुनासिब नहीं था, और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, हम लोग इसके पास होंगे। चौधरी ज़राब ने सलार को ज़ोर से गले लगाया और बोला, हम तो मेरे शेर ने फैसला कर लिया, जीते रहो। सलार ने मुस्कुराकर बाप को देखा और फिर सामने बैठी बीजान की तरफ बढ़ा और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और इनके दोनों हाथों को चूमकर, बीजान कैसी हैं? बीजान ने सलार का माथा चूमा और बोली, मेरी छोड़ो, ये बताओ कब जाना है हमें अपनी बहू के घर? सलार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब आप हुक्म करें तो बस ठीक है, सुबह हम लोग जाएंगे। बीजा ने सलार को साथ लगाते हुए कहा तो आमना बोल पड़ी, पर बीजान ऐसे कैसे? पहले कुछ तोहफे तोइफ तो ले लें, क्या हम अपनी बहू के घर खाली हाथ जाएंगे? बीजान मुस्कुराकर बोली, आमना इसके दादा ने मुझे फ़ोन पर बता दिया था, इसलिए मैं कुछ चीज़ें ले आई हूँ, देख लो।
और अगर कुछ कम है तो कल जाते हुए ले जाएंगे, बस तैयारी करो सुबह जाने की। सारा बोली बीजान, मैं और वली आज ही निकल जाएंगे। आप लोग कल पहले मेरे अपार्टमेंट आएंगे, वहां से इकट्ठे जाएंगे। रात के 8 बज रहे थे जब वली और प्रशांत सा अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो सलार की तरफ देखा जो कुछ सोचकर अकेले मुस्कुरा रहा था। कुछ देर वो सलार को देखता रहा और फिर इसे मुखातिब करते हुए बोला, सलार एक मसला हो गया है। सलार ने मुड़कर वली के प्रशांत चेहरे की तरफ देखा तो उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ है, क्या हुआ वली? वो इसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? अपने बालों में बेचैनी से हाथ मारते हुए बोला वली बोला, सलार वो परी के बाबा जान 2 दिन पहले डेथ हो गई है। सलार आईब्रो चाकर बोला, ओह चलो, जो अल्लाह की मर्जी, क्या किया जा सकता है। चलो सुबह सब जाकर अफसोस भी कर लेंगे। सलार मसला ये है कि एक दिन पहले ही परी लोग घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। कहाँ गए हैं आस पड़ोस वालों को कुछ खबर नहीं है। और तो और जाते हुए वो पड़ोस वाली आंटी को बकायदा तुम्हारा और मेरा हुलिया बताकर गए हैं। इस आंटी ने देखते ही पूछा कि क्या मैं वो ये अंगूठी वाला लड़का हूँ? उन्होंने ये अंगूठी मुझे दे दी है। इस आंटी ने ये कहकर शगुफ्ता आंटी ने वापस करने को कहा था। सलार ने वली की हथेली पर अंगूठी को देखा तो इसका खून खौल उठा और गुस्से में कांपते हुए बोला, परी यू, हाउ डेयर यू, परी हाउ डेयर यू। गुस्से से चीखते हुए सलार ने पास पड़े शीशे की मेज़ को पांव मारा और जो टूटकर सारे फर्श पर बिखर गया। वली आगे बढ़ने लगा तो सलार से चीखते हुए गुस्से में कहा, हिम्मत कैसे उस लड़की की अंगूठी उतारने की? वार्निंग दी थी मैंने, इसे ढूंढो इसे। वली जल्द से जल्द क्यों कि जितनी देर से वो मेरे सामने आएगी इसकी सज़ा में इतनी ही ज़्यादा होगी। वली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। एक दफ़ा, बस एक दफ़ा मिल जाने दो इसे, टांगे तोड़ दूंगा इसकी, फिर कभी कहीं जाने के लायक नहीं रहेगी। सलार गुस्से में पागल हो रहा था। आगे बढ़कर इसने वली को वली की आस्तीनों से पकड़ते हुए कहा, वली अब इसे पता नहीं कि इसने किसकी बात टाली है, आग से खेली है ये लड़की। अब मैं इसे बताऊंगा कि सलार की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। बाप की मौत ने जहाँ जन्नत और ईमान को तोड़कर रख दिया था, वहाँ पिछले 1 हफ्ते से बिस्तर से लगी माँ को देख देख कर दोनों नढाल हो रही थी। दोनों माँ के एक एक कंधे से लगी बैठी थी। शगुफ्ता का बीपी था कि नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। हैदर शगुफ्ता के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, शगुफ्ता खुद को संभालो, अगर तुम ऐसे हौसला हार जाओगे तो बच्चे को क्या बनेगा? देखो क्या हालत हो गई है इनकी। और हाँ, मैं शाम की फ्लाइट से जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ पड़ा है ऑफिस में और 1-2 दिन में तुम लोगों का वीज़ा प्रोसीजर भी मुकम्मल हो जाएगा। शगुफ्ता ने हैदर की बात सुनी तो शगुफ्ता ने परी और ईमान को बाहर जाने का कहा। इसे इनके मामू से ज़रूरी बात करनी है। जब लड़कियां बाहर चलेगी तो शगुफ्ता मायूस चेहरे और वीरान आंखों से हैदर को देखते हुए बोली, नहीं हैदर भाई, मुझे कहीं और नहीं जाना। हैदर एकदम से पीछे हटते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, पागल हो गई हो तुम? वहाँ नहीं जा सकती, तुम भूल गई हो सब। नहीं हैदर भाई, मुझे कहीं और जाना है। हैदर एकदम से पीछे हटते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, पागल हो गई हो तुम? वहाँ नहीं जा सकती, तुम भूल गई हो सब। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हें कबूल कर लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता शगुफ्ता कि वो हमें माफ़ कर दे। कभी नहीं, वहाँ ना तुम जाओगी और ना मैं, कभी भी नहीं। हैदर ने हतमी अंदाज में कहा तो शगुफ्ता ने सिसकते हुए अपना अपना सर हैदर के कंधे पर रख दिया और बोली, हैदर भाई ना करें माफ़ वो मुझे, मैं बस एक दफ़ा अपने बाबा और माँ को देखना चाहती हूँ। शगुफ्ता ने मिन्नत करते हुए हैदर को कहा तो हैदर शगुफ्ता के सर पर प्यार करते हुए बोला, वो लोग माफ़ नहीं करेंगे, तकलीफ़ होगी तुम्हें, वहाँ जाकर मान जाओ मेरी बात। शगुफ्ता ने हैदर के कंधे से सर उठाया और इसकी तरफ देखते हुए बोली, हैदर भाई बस माँ बाबा को देखना है, अपना दुख सुनाना है, बताना है कि इनकी बेटी उजड़ गई। इतना कहकर शगुफ्ता फिर से फूट फूट कर रोने लगी तो हैदर ने तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, कल ड्राइवर ले जाएगा तुम लोगों को, मगर वादा करो वहां से निकलकर वापस इधर ही आओगी। तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। इतना कहकर हैदर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ईमान और परी कमरे में आई तो शगुफ्ता ने इन्हें इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और बोली, आज मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ अपने और तुम्हारे अब्बू के बारे में। फिर परी की तरफ देखकर बोली, और जब मैं बात कर रही हूँ तो चुप करके सुनना है, दरमियान में बोलना बिल्कुल नहीं। शगुफ्ता को पता था कि परी दरमियान में बोले बगैर नहीं रहेगी और सवालों की लाइन लगा देगी। जी अम्मी, परी ने सर हिलाते हुए कहा। शगुफ्ता ने एक लंबी सांस खींची और बोली, चौधरी दिलावर और चौधरी मुश्ताक दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इतने के एक दूसरे पर जान देते थे। दोनों ने ये फैसला किया कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जाए। चौधरी दिलावर के 2 बेटे और एक बेटी थी, जबकि चौधरी मुश्ताक का एक बेटा, जिसके लिए इसने चौधरी दिलावर से इसकी बेटी का रिश्ता मांगा। चौधरी दिलावर ने बेटी से पूछे बगैर दोस्त को हाँ कर दी। परी एकदम से बात काटते हुए बोली, अम्मी वो लड़की आप थी? शगुफ्ता ने परी की तरफ देखा और बोली, हाँ मैं थी। तो फिर वो लड़का बाबा जानी थे? परी ने सोचते हुए कहा। शगुफ्ता नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं वो तुम्हारे बाबा नहीं थे। इतना कहकर शगुफ्ता ने परी को डांटते हुए कहा कि अब दरमियान में मत बोलना, पहले सुन लो, सब बातों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें।
شگفتہ نے اداس ہوتے ہوئے کہا میرے بابا نے ہاں کر دی مگر میں تمہارے بابا کو چاہتی تھی۔ احمد میرے ماموں کے بیٹے تھے، وہ بھی پسند کرتے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بابا سے کہا کہ مجھے احمد سے شادی کرنی ہے تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ بڑے بھائی نے بھی ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ زبان دی ہے بابا نے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پھر میں نے تمہارے چھوٹے ماموں حیدر سے کہا۔ حیدر نے سب کو بہت منانے کی کوشش کی پر کوئی نہ مانا تو حیدر نے چھپ کر میرا نکاح تمہارے بابا سے کروا دیا۔ جب ہم نکاح کر کے واپس آئے تو تمہارے نانا نے ہمیں گھر اور اپنی زندگی سے نکال دیے، یہ کہہ کر کہ میں اور حیدر ان کے لیے وہ ہمارے لیے مر گئے ہیں۔ شگفتہ بات سناتے ہوئے اپنی سسکیاں دبا کر رو بھی رہی تھی۔ اور پھر ہم لوگ تمہارے ددیال گئے تو انہوں نے بھی وہی سلوک کیا۔ پھر تمہارے بابا مجھے لے کر وہاں سے دور آ گئے اور تمہارے حیدر ماموں واپس لندن چلے گئے کیونکہ وہ وہاں پڑھ رہے تھے اور میری شادی کے لیے پاکستان آئے تھے۔ اس سب کے بعد پھر کبھی ہم لوگ واپس نہیں گئے، نہ ہی پھر تمہارے حیدر ماموں کبھی پاکستان آئے۔ اب بھی تمہارے بابا نے کال کر کے بلوایا تھا۔ پری اچھلتے ہوئے بولی اللہ امی، ہمارے اتنے زیادہ رشتہ دار ہیں اور آپ نے کبھی بتایا نہیں۔ شگفتہ پری کی بات سنی اور انسنی کرتے ہوئے بولی کل ہم لوگ تمہارے نانا لوگوں سے ملنے جائیں گے۔ پری یہ سنتے ہی ساتھ ماں کے گلے لگی اور بولی امی آپ فکر مت کریں، میں نانا ابو کو منا لوں گی۔ چٹکی بجا کر شگفتہ نے پری کی کسی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان میں تیر رہی تھی۔ اس سے خود نہیں پتا تھا کہ کل کیا ہوگا۔ آمنہ کمرے میں آئی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے لائٹ آن کی تو بیڈ پر اوندھے منہ پڑے سلار کو دیکھ کر اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ آگے بڑھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی سلار میرے شیر، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، ایسے مت کرو، تمہاری یہ حالت دیکھ کر میرا دل گھبراتا ہے۔ چلو اٹھو جلدی کرو، تمہارا دادا بلا رہے ہیں تمہیں۔ وہ جس بندے کو انہوں نے تلاشی کے لیے لگایا تھا وہ آیا تھا، مجھے لگتا ہے کچھ پتا چلا ہے اس لڑکی کے بارے میں۔ ماں کی بات سن کر سلار جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا کہ کیا واقعی؟ اس نے سوالی نظروں سے ماں کو دیکھا تو آمنہ نے سر ہلا دیا۔ کہاں ہے دادا؟ اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے پوچھا تو آمنہ نے کہا اسٹڈی روم میں۔ سلار سنتے ہی ساتھ کمرے سے ہڑبڑاہٹ میں نکلا اور سیدھا اسٹڈی روم کے باہر جا کر رکا اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے دادا نے کہا آ جاؤ۔ سلار اندر گیا تو بولا دادا کیا اطلاع ہے، کچھ پتا چلا؟ دادا نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے صرف کیا تو سلار بے چینی سے دادا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو بتائے نا دادا۔ دادا نے پاس پڑی فائل سلار کو تھماتے ہوئے کہا اس میں ساری معلومات ہیں ان کے دادا پر دادا تک کی۔ تو ولی حیرانی سے بولا مگر دادا جان ان کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ دادا افسردہ سے مسکرائے اور آہ بھر کر بولے تم دیکھ لو ذرا، اور زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں ابھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں گئی ہیں، کل تک وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ دادا کی بات سن کر سلار فائل پر پڑی میز پر رکھتے ہوئے بولا دادا مجھے اس کے دادا پر دادا سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے بس اس کا پتہ چاہیے۔ دادا سلار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے پہلے فائل کھولو۔ سلار نے دانت پیستے ہوئے فائل اٹھائی اور کھول کر اسے پڑھنے لگا۔ سلار جیسے جیسے فائل میں موجود انفارمیشن دیکھتا تو ایک دفعہ دادا کی طرف اور ایک دفعہ فائل کی طرف دیکھتا۔ فائل بند کرتے ہوئے وہ سلار بولا اس لیے میں بھی کہوں کہ کہیں دیکھی دیکھی لگتی ہے اس کی امی۔ سلار نے لمبی سانس لی اور سوالی نظروں سے دادا کو دیکھتے ہوئے بولا دادا جان اب؟ دادا مسکرائے اور بولے مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہوں گی، ماں بیٹیاں، بس کل تک کا انتظار کرو، کل اطلاع مل جائے گی۔ دادا نے سلار کا چہرہ چوما اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا پوتا کوئی خواہش کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ چلو جاؤ اور جا کر اپنی حالت ٹھیک کرو اور ولی کو کال کرو، اس سے پہلے ہی تم نے اکیلے واپس بھیج دیا ہے، وہ اکیلا واپس وہاں آفس سنبھال رہا ہے، بات کرو اس سے، کام ہے اسے، جاؤ۔ اور ہاں باقی سب گھر والوں کو بھیجو، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اف امی دیکھیں نا، پری کا بخار تو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ امی نے پری کے ماتھے پر ایمان نے پری کے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو شگفتہ نے آگے بڑھ کر پری کو ہاتھ لگا کر چیک کیا اور بولی پری بیٹا جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی ہم تمہارے نانا کی طرف نہیں جائیں گے۔ پری نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے بولی امی آپ اور ایمان آپ ہی جائیں، جا کر نانا ابو سے مل کر آئے، میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں۔ پری کی بات سن کر شگفتہ سنیتا لہجے میں بولی پاگل ہو تم، اتنا بخار ہے تمہیں اور ہم لوگ تمہیں اکیلے چھوڑ کر جائیں؟ بالکل نہیں۔ پری ماں کے ہاتھ پر پیار کرتے ہوئے بولی امی میں دوائی کھاؤں گی اور کچھ دیر نیند لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، اور ویسے بھی اکیلی کہاں ہوں، کام والی رات تک رہتی ہے اور باہر گارڈ بھی ہیں اور شام تک ویسے بھی آپ لوگ آ ہی جائیں گے۔ شگفتہ لمبی سانس لیتے ہوئے بولی اچھا تو ٹھیک ہے، پھر ایمان بھی نہیں جائے گی، میں اکیلی جاؤں گی۔ پری جلدی سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی نہیں بالکل نہیں، اکیلی نہیں جائیں گی آپ، پہلے ہی آپ کا بیبی ٹھیک نہیں ہوتا، اکیلے تو آپ نہیں جائیں گی۔ شگفتہ پری کو پیار کرتے ہوئے بولی اچھا ٹھیک ہے، پر تم وعدہ کرو بستر سے نیچے نہیں اترو گی ہمارے آنے تک اور آرام کرو گی۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا پکا۔
वादा। शगुफ्ता उठते हुए बोली, 9 बज गए हैं, हम लोग आधे घंटे तक निकलेंगे और मैं जाते हुए काम वाली को समझा जाती हूँ, वो हमारे आने तक तुम्हारा ख्याल रखेगी। अभी मैं कुछ खाने के लिए भेजती हूँ, खा लेना। परी ने जी कहते ही सर हिलाया तो शगुफ्ता ईमान से मुखातिब होते हुए बोली, बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी जाएंगे तो जल्दी ही आएंगे। शगुफ्ता ये कहती हुई कमरे से बाहर चलेगी। आमना बीजान के पास बैठते हुए मुंह बनाकर बोली, देखे ना बीजान, अब्बा जी ने सलार को भेज दिया। बीजान ने मुस्कुराई और बोली, आमना क्यों परेशान होती हो, आ जाएगा, रात तक किसी काम से गया है और लंदन भी तो वो रहता है, कई कई महीने बाद आता है, वो कौन सा पहली दफ़ा घर से बाहर गया है। आमना चाय का कप उठाते हुए बोली, वो तो आप ठीक कह रही हैं, पर अभी तो वो परेशान था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो अभी घर पर ही रहता। देखो आमना, मर्द 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 को हर तरह के मामला से निपटाना आना चाहिए। अगर मर्द परेशान होकर मुंह छुपाकर बैठ जाएंगे तो सारे काम हो चुके। बीजान ने आमना को समझाने वाले अंदाज में कहा तो आमना कुछ सोचती हुई चाय पीने लगी। सकीना मासी, जिसकी उम्र तकरीबन 50-55 बरस थी, भागती हुई हॉल में बैठी बीजान और आमना के पास आई और बोली, बीबी जी, बड़ी बड़ी बीबी जी कहती हुई लंबे लंबे सांस लेने लगी तो आमना और बीजान अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, एक साथ बोली, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। आमना खड़े होते हुए घबरा कर बोली, क्या हुआ सकीना मासी, खैर तो है भी। सकीना बीजान की तरफ देखते हुए बोली, बीजान वो आ गई हैं। बीजान परेशान होकर उठ खड़ी हुई और बोली, कौन कौन आ गई है। अभी सकीना ने जवाब नहीं दिया था कि इसके पीछे से आवाज़ है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। बीजान ने सांस रोकते हुए सकीना के पीछे देखा तो जैसे सकते में आ गई हैं। अब आमना और बीजान यकटक सामने खड़ी शगुफ्ता को देखी जा रही थी। शगुफ्ता की आंखों से आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे और आगे बढ़कर और बीजान के गले लगकर धाड़े मारकर रोने लगी। माँ, मैं उजड़ गई, देखो ना माँ जी, अहमद मुझे अकेला छोड़ गए। बीजान ने शगुफ्ता के सर पर हाथ फेरने लगी और सिसक कर रोने लगी। माँ जी, अहमद नहीं रहे, शगुफ्ता ने सिसकते हुए कहा। बीजान को अब जहाँ बेटी के बेवा होने का दुख हो रहा था, वहीं अहमद का भी दुख था। और क्यों ना होता, अहमद आखिर इनके भाई का बेटा था। दादाजी ने सब घर वालों को सिर्फ इतना बताया था कि परी शगुफ्ता की बेटी है, पर ये नहीं बताया था कि अहमद मर गया है, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी बीवी यानी कि बीजान को दुख होगा। आमना ने आगे बढ़कर ईमान को प्यार किया, इसके सर पर हाथ फेरा और बोली, मेरा नाम आमना है, तुम्हारे मामू चौधरी जराब की बीवी हूँ, क्या नाम है तुम्हारा बेटा। ईमान ने जवाब दिया, ईमान अहमद। आमना ने दरवाजे की तरफ देखा और बोली, तुम्हारे और कोई बहन भाई। आमना जानती तो सब कुछ थी, क्योंकि दादाजी ने बताया था कि शगुफ्ता की 3 बेटियां हैं और सलार को सबसे छोटी वाली पसंद है। आमना सिर्फ अपनी बेटी की बेचैनी की वजह से यानी परी को देखना चाहती थी। आमना की बात सुनकर ईमान बोली, जी मामी, हम लोग 3 बहनें हैं, सारा आपी, इनकी शादी हो गई है, वो लंदन होती हैं, और फिर मैं और मुझसे छोटी जन्नत। आमना बेचैन से अंदाज में बोली, तो जन्नत कहाँ है, वो नहीं आई तुम लोगों के साथ। नहीं मामी, वो इसको बहुत ज़्यादा बुखार था, रात से इसे नहीं लेकर आई। आमना ने मुड़कर शगुफ्ता और बीजान की तरफ देखा, जो अभी तक गले लगकर रो रही थी। आमना आगे बढ़ी, शगुफ्ता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों मुझे नहीं मिलोगी, भूल गई मुझे। शगुफ्ता जल्दी से अपनी माँ से अलग हुई और आमना की तरफ देखा तो इसे जोर से गले लगा लिया। आमना मेरी बहन, शगुफ्ता प्यार भरे लहजे में बोली तो आमना मसनूई गुस्से से शगुफ्ता को पीछे करती हुई बोली, कोई नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन शहीन, अगर होती तो इतने सालों में एक दफ़ा तो राब्ता करती। मैं तुम्हारी सिर्फ भाभी ही तो नहीं थी, चचा की बेटी भी थी और इससे भी ज़्यादा हम दोस्त भी तो थे। जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। आमना मुंह बनाते हुए बोली तो शगुफ्ता मुस्कुरा उठी और बोली, आमना बिल्कुल नहीं बदली, तुम बिल्कुल वैसे की वैसी हो। वो एक मज़े की बात बताओ, मेरे पास एक सैंपल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह का। आमना ने शगुफ्ता की बात सुनी तो आंखों के इशारे से पूछा, कौन। तो शगुफ्ता आमना का गाल पकड़ते हुए बोली, मेरी छोटी बेटी परी। शगुफ्ता एकदम से जैसे खुशी में आते हुए बोली, और हाँ, वो सलार किधर है, कैसा है वो। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा, इस वक्त वो 5 साल का था। इसकी शादी कर दी क्या। आमना बेटे का नाम सुनकर मुस्कुरा उठी, बोली, हाँ बड़ा हो तो हो गया है, पर शादी नहीं की अभी। अब तुम आ गई हो ना, तो तुम करवाना अपने लाडले की शादी। शगुफ्ता मुस्कुरा कर बोली, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर शगुफ्ता माँ से मुखातिब हुई, जो अब ईमान से मिल रही थी। माँ, बाबा कहाँ है। बीजा ने ईमान के साथ सोफे पर बैठते हुए बोली, वो ऊपर स्टडी रूम में है। शगुफ्ता ने सर उठाकर ऊपर वाली मंजिल की तरफ देखा और बोली, मुझे मिलना है बाबा जान से। बीजान दोबारा से उठी और शगुफ्ता के पास आकर बोली, देखो बैठा जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे बाबा गुस्सा करे तो बुरा मत मनाना, वो तुम्हें माफ़ ज़रूर कर देंगे, मगर कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि तुमने जो किया इन्हें इसकी तकलीफ़ है। तुम जानती हो वो तुम्हें अपने जान से ज़्यादा अजीज़ रखते थे, और जिस दिन से तुमने सवेली से गई हो, तुम्हारे बाबा जान ने कभी डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाना नहीं खाया। वो कहीं या
कहीं गए भी नहीं, लेकिन अब भी वो तुमसे प्यार करते हैं और तुम जानती हो तुम्हारे एक फैसले ने इनसे इनकी दो लाडली औलादें दूर की थी, एक तुम और दूसरा हैदर। बीजा ने हैदर का नाम लिया तो इनके मुंह से बेख्तियार आ निकल गई, क्योंकि हैदर को मिले 22 बरस बीत गए थे। बीजान आंसू पूछते हुए बोली, और ये तकलीफ तुम्हारे बाबा को आज तक है? शगुफ्ता माँ की बात सुनकर सर हिलाती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। सलार, यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि परी फुप्पो शगुफ्ता की बेटी है, या दादा और तुम्हारे बाबा मान गए कैसे इससे तुम्हारी शादी के लिए? और सबसे बड़ी बात ये है कि यार मुझे नहीं लगता कि फुप्पो माने, उन्होंने तुम्हें देखते साथ ही इनकार कर देना है। फोन की दूसरी तरफ वली ने बेचैनी से कहा तो सलार ने कहका लगाया और बोला, वली वो माने या ना माने, इनकी बेटी खुद कहेगी इस शादी का मैं कहलवाऊंगा, तुम बस देखते जाओ। सलार की बात सुनकर वली झंझलाकर बोला, सलार देखो कोई गलत हरकत मत करना, समझे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो वो बहुत छोटी है, डर जाएगी यार, और वैसे भी जोर ज़बरदस्ती से शादी करना कोई अच्छी बात नहीं है, थोड़ा वक्त दो इस मामले को। अब वैसे भी घर की बात है, कहीं नहीं जाएगी अब वो। सलार ने वली की बात सुनकर दांत पीसते हुए कहा, जाने तो अब मैं इसे कहीं नहीं दूंगा भी नहीं। और वली तुम मुझे सबक मत सिखाओ, और तुम क्या चाहते हो कि मैं वापस आऊं या यहीं पर चक्करों में पड़ा रहूं? उफ सलार, मेरा काम था तुम्हें मशा देना, चाहे तुम मानो या ना मानो, कल को ये तो नहीं कहोगे ना कि मैंने समझाया नहीं था, बाकी करनी तो तुमने अपनी ही मर्जी है। चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, थोड़ा काम है, फिर अब बात होती है, अल्लाह हाफिज़ कहकर वली ने फ़ोन बंद कर दिया। तो सलार ने सोफ़े को टेक लगाई और मुस्कुराते हुए बोला, तैयार हो जाओ मिस परी, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कैसे आइंदा के बाद मेरी बात मानी है और मेरी बात ना मानने की क्या सज़ा है। बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए मेरे साथ रहने के असूल सीखना और इन पर अमल करना। शगुफ्ता ने स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो चौधरी दिलावर ने आ जाओ कहा। चौधरी दिलावर को इसके जासूस ने पहले ही शगुफ्ता के हवेली की तरफ आने की इतला दे दी थी, इसलिए वो इसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं था। शगुफ्ता को अंदर आए 2 मिनट हो गए थे और अभी तक चौधरी दिलावर कुछ नहीं बोला था। सीधा होकर बैठते हुए इसने शगुफ्ता की तरफ संजीदगी से देखा, जो होंठों को दबाकर अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश कर रही थी। दिल ही दिल में चौधरी दिलावर खून के आंसू रो रहा था अपनी बेटी की हालत देखकर। वो इसे दिल में माफ तो बहुत पहले ही कर चुका था, मगर अना और नाक इसे ये मानने नहीं दे रही थी। चौधरी दिलावर ने आंसू पीते हुए कहा, आ गई याद माँ बाप की, जब सर पर छत नहीं रहा अभी भी, अगर वो अहमद ना मरता तो कहाँ आना था तुमने? बोलो ठीक कह रहा हो ना? मैं शगुफ्ता खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी। इसे इस बात की बिल्कुल भी हैरत नहीं थी कि इन्हें अहमद की मौत का पहले से पता है। वो जानती थी कि किसी के बारे में भी मालूमात हासिल करना इसके बाबा के लिए कोई मुश्किल नहीं था। क्या जवाब देती अब बाप को कि क्यों के कहे तो वो ठीक रहे थे। चौधरी दिलावर कुर्सी से उठा और चलता शगुफ्ता के पास आकर रुका, बोला, क्या चाहती हो? शगुफ्ता ने आंसू से भरी आंखें उठाकर अपने बाप की तरफ देखा और बोली, बाबा माफ़ कर दें, माफ़ी चाहिए, बस एक दफ़ा माफ़ कर दें। चौधरी दिलावर मुंह फेंक कर बोले, कहाँ रह रही हो? शगुफ्ता बोली, बाबा हैदर भाई के दोस्त का घर खाली पड़ा है वहाँ। चौधरी दिलावर तंजिया मुस्कुराकर बोले, वाह क्या बात है, ये वक्त भी आना था जिस चौधरी दिलावर के घरों और हवेलियों की गिनती नहीं की जा सकती, इसकी अपनी औलादें लोगों के घरों में रह रही है। शगुफ्ता मुरझाई सी आवाज़ में बोली, बाबा मैं यहाँ रह लूँ कहाँ जाऊँगी मैं 2 बेटियाँ लेकर? चौधरी दिलावर, जो अभी तक किसी बात का इंतजार कर रहा था कि शगुफ्ता खुद हवेली में रहने की बात करे, मुड़ा और बोला, हाँ रह सकती हो, मगर मेरी एक शर्त होगी। शगुफ्ता बाप की मान जाने पर खुशी से सोचे समझे बगैर ही बोली, जी बाबा आपकी हर शर्त मंजूर है, मुझे बस आप माफ़ कर दें। चौधरी दिलावर ने शगुफ्ता की तरफ देखा और बोले, और अगर तो शर्त तुम्हें मंजूर ना हुई तो? शगुफ्ता अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, बाबा आप शर्त बताएं, आप अगर मेरी जान भी मांगेंगे तो अल्लाह की कसम एक सेकंड के लिए नहीं सोचूंगी, वो भी दे दूंगी। चौधरी दिलावर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोले, अभी नहीं, सब घर वालों के सामने बताऊंगा। इतने में स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक हुए बीजा ने ईमान को लेकर अंदर आई और बोली, चौधरी जी ये ईमान है आपकी नवासी। ईमान ने आगे बढ़कर चौधरी दिलावर के आगे सर किया तो उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा। बीजान की तरफ सारी नज़रों से देखा तो बीजान समझ गई कि वो परी का पूछना चाह रहे हैं। बीजान जल्दी से बोली, 3 नवासियाँ हैं आपकी, बड़ी सारा की शादी हो चुकी है, सबसे छोटी आपके सामने है, और सबसे छोटी जन्नत जिसे प्यार से परी कहते हैं वो नहीं आई, बीमार है। चौधरी दिलावर ये सुनकर शगुफ्ता की तरफ देखकर बोले, पता है दो जहाँ तुम पता है दो जहाँ तुम लोग रह रहे हो, सलार शहर ही है, आना है इसे हवेली, आते हुए जन्नत को ले आएगा, और अगर कोई सामान लाना है तो वो भी मंगवा लो, क्योंकि इद्दत ख़त्म होने तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। शगुफ्ता सिर्फ जी बाबा ही कह सकी। देखो परी, डरने की बात नहीं है, सलार तुम्हारे मामू का बेटा है, भाई है। शगुफ्ता आपकी बात चिढ़कर बोली थी, क्योंकि फ़ोन की दूसरी तरफ परी बस एक ही बात कही जा रही थी, मुझे नहीं आना किसी सलार शरार के साथ, आपने कहा था कि शाम तक
आप लोग आ जाएंगे। परी मेरी जान देखो तुम्हारे नाना जान मान गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग हवेली में रहेंगे और इन्हीं ने तुम्हें सलार के साथ आने का कहा है। अब अगर तुम जिद करोगी तो वो क्या सोचेंगे कि कितनी बदतमीज़ हैं मेरी बेटियां, बड़ों की बात नहीं मानती। चलो मेरी प्यारी बेटी तैयार हो जाओ, काम वाली से मेरी बात हो गई है, घर की चाबी से देनी है, पहले भी इसी के पास थी। और जो चीज़ें बताई हैं सब ले आना। और हाँ एक बात और, ज़रा मुंह बंद रखना, ज़्यादा बातें मत करना, ये ना हो कि सलार के कान खा जाओ। और इधर आकर भी थोड़ी तमीज़ में ही रहना। माँ की बात सुनकर परी नाराज़गी के अंदाज में बोली, क्या मतलब आपका कि मैं बदतमीज़ हूँ और बातूनी हूँ जो कान खाऊंगी किसी अरे गहरे के। उफ परी, अल्लाह का वास्ता है सोच कर बोला करो। और सलार कोई ऐरा गैरा नहीं है, मामू का बेटा है तुम्हारा। अल्लाह अल्लाह, ये लोग सुन लें तो कितना बुरा लगेगा इन्हें। हाँ हाँ तो लगता रहे बुरा। अम्मी एक बात बता दूं मैं, मुझे नहीं रहना हवेली में। वैसे भी सिद्रा की कॉल आई थी कि डेट शीट आ गई है, मेरी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं मेरे, सुबह जाकर वो भी लेनी है। अगर मैं आज आ गई तो कैसे लूँगी, बाद में कॉलेज वाले नहीं देंगे। मैं तो पहले ही चुप थी कि मामू हैदर ने वादा किया था कि वो वहाँ मुझे एडमिशन लेकर देंगे। और जहाँ तक ये जो आपकी हवेली वाले रिश्तेदारों की बात है, मुझे नहीं लगता वो मुझे आके पेपर भी देने देंगे। बस अम्मी आप लोग वापस आए जल्दी। परी आपकी बार होने वाली आवाज़ में बोली, आप तो सिर्फ मिलने गई थी। अब शगुफ्ता ने सर पकड़ लिया और फ़ोन को हाथ में ज़ोर से पकड़ते हुए बोली, परी मैं आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, सोच समझ कर बोला करो, किसी दिन अपनी ज़ुबान की वजह से बड़ी पछताओगी। अब शगुफ्ता दो टोक बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ। और अब बहस नहीं करना इतना कह के शगुफ्ता ने लंबी सांस खींचे फ़ोन बंद कर दिया। सलार ने दाढ़ी में हाथ फेरा और फोन को एक कान से दूसरे पर लगाते हुए बोला, दादाजी ये आप क्या कह रहे हैं, इस तरह मसला हो जाएगा। चौधरी दिलावर के दूसरी तरफ कहका लगाकर हंसा और बोला, ओ मेरा शेर डर गया क्या। दादा की बात सुनकर सलार एकदम से बोला, दादाजी आप जानते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता। चौधरी दिलावर कुछ देर रुक कर बोला, देखो सलार ये मामला तुम्हें हवेली आने से पहले हल करना होगा, वरना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है। कहकर दादा ने फोन बंद कर दिया। सलार ने कार की चाबी उठाई और जेब में हाथ डालकर अंगूठी निकाली और उसे देखते हुए बोला, चलो पहले तुम्हें तो तुम्हारी नाफरमान मालकन तक पहुंचाओ और इस परी के थोड़े पर भी काटूं ताकि वो दोबारा कहीं उड़े ना। परी सोफे पर नींदराज थी और एक हाथ से अपने माथे का मसाज कर रही थी और साथ साथ अकेले ही बड़बड़ा रही थी। जब सलार अंदर आए तो परी को अकेले बातें करते देखकर वो वहीं दरवाजे में ही रुक गया। इतने में काम वाली चाय का कप परी के सामने रखते हुए बोली, क्या बात है बेटा। परी तो जैसे इंतजार में थी कि कोई पूछे। उठकर सीधी होकर बैठते बोली, साथ बोली, देखे ना आंटी, है कोई फिक्र अम्मी और ईमान को मेरी। और वहाँ सिर्फ मिलने गई थी और इन लोगों से, और वहाँ जाकर डेरे डालकर बैठ गई हैं। पता भी था इनको मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी। और इस बात को भी छोड़ें, क्या जरूरत थी वहाँ रहने की। इन लोगों को तो कभी याद नहीं आई अम्मी की। और अम्मी को देखो इन लोगों ने कहा और अम्मी मान गई। और मुझे तो बिल्कुल नहीं रहना वहाँ हवेली में। अब की बार परी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा था, जो सलार को तब चढ़ाने के लिए काफ़ी था, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ा रहा क्योंकि अभी वो परी के कुछ और ख्यालात सुनना चाह रहा था। अब की बार काम वाली सीने पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा सच कहूँ तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों को नहीं रहना चाहिए वहाँ। पता है ये इन इलाकों में हवेलियों वाले लोग बहुत जालिम होते हैं। कांवाली ने खौफनाक सा चेहरा बनाते हुए कहा तो परी और तजस्सुस से बोली, कांवाली सर हिलाते हुए बोली, कसम ले लो, मैंने सुना है उनकी जो औरतें हैं इन लोगों की बात नहीं मानती। ये लोग इन औरतों को मारकर अपनी हवेली में ही दफन कर देते हैं। ये बात सुनकर परी ने खौफ से मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आप सच कह रही हैं आंटी। तो काम वाली ने डरमाई अंदाज में सर हिलाया और बोली, ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी हवेलियों में बाकायदा जेलें भी होती हैं। जिस किसी को उन्होंने मारना नहीं होता, बस सजा देनी होती है, इसे इन जेलों में रखते हैं। अब पूरी तरह खौफजदा थी और किसी भी सेकंड बस रोने ही वाली थी। और इधर सलार का पारा इनकी बातों से 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। वो आगे बढ़ा और गरजती आवाज़ में बोला, क्या हो रहा है। बस फिर क्या था। परी जो पहले ही खौफजदा थी एकदम से नामालूम आवाज़ सुनकर उछलकर सोफे से नीचे जा गिरी और आंखें बंद कर ली। सलार ने गुस्से से कामवाली को देखा और फिर परी को। परी ने अपनी कमर को मलते हुए आंखें खोली तो सामने खड़े सलार को देखकर इसकी आंखें तो जैसे बाहर ही आने लगी। जल्दी से उठी और उसे देखते हुए इसके सामने खड़ी होते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर, किधर तुम्हें क्या लाइसेंस मिला हुआ है किस लोगों के घरों में मुंह उठाकर घुसने का। क्या जिधर मुंह किया चल पड़े, निकलो यहाँ से। इससे पहले कि गार्ड को बुलाकर बैंड बाजा बारात के साथ निकलवाऊं। अभी परी की बात मुकम्मल ही हुई थी कि सलार ने अपने एक हाथ से परी की गर्दन के पिछले हिस्से से इसे पकड़ा, झटके से करीब करते हुए गजबनाक लहजे में बोला, तुमसे मैं बाद में निपटता हूँ और यही बताता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से लाइसेंस है और बैंड बाजा बारात के साथ कौन जाएगा। इतना कहकर सलार ने काम वाली की तरफ देखते हुए कहा, पहले मैं इसे निपट लूँ। इतना कहकर सलार ने परी की गर्दन छोड़ी तो वो सोफे पर जा गिरी। सलार मुड़कर काम वाली से मुखातिब हुआ और बोला,
अब तुम यहाँ से जाओगी या तुम्हें हवेली ले जाकर दफन करूँ या इसी जेल में डालूं जिसका जिक्र अभी तुम कर रही थी। बस इतना सुना था कि कामते हुए वहां से भाग निकली। काम वाली को भागते देखकर परी आराम से उठी और भागने में ही अपनी बेटी जानी, पर अभी इसने एक कदम ही उठाया था कि सलार ने बाजू से पकड़ लिया। तुम कहाँ भाग रही हो? परी अपने बाजुओं को छुड़वाने की कोशिश करते हुए डरी सी आवाज में बोली, मैं बता रही हूँ मुझे छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। सलार परी के करीब होते हुए बोला, क्या अच्छा नहीं होगा, बोलो। पर ये अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर इसे दूर रखने की कोशिश करते हुए बोली, देखो पीछे रहो और छोड़ो मुझे, अंगूठी कहाँ है? सलार ने संजीदा लहजे में पूछा तो परी ने सर उठा के इसकी तरफ फटी फटी नजरों से देखा और कोई जवाब दिए बगैर घबराकर सर नीचे कर लिया। सलार ने दांत पीसते हुए परी को अब दोनों बाजों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो, कहाँ है अंगूठी? परी ने कोई जवाब दिए बगैर इसकी गिरफ्त में जोर जोर से किसी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगी। छोड़ दे मुझे, दर्द हो रहा है, परी ने रोते हुए कहा। मैंने तुम्हें कुछ रूल्स बताए थे लेकिन लगता है तुमने मेरी बात को अहम नहीं समझा। परी अब खौफ से हिचकियां लेकर रोने लगी। कहा था मैंने कि उंगली काट दूंगा अगर अंगूठी उतारी। कहा था ना, फिर क्या सोचकर तुमने उतारी? आपकी बात? सलार चीख कर बोला तो परी पूरी की पूरी कांप उठी और दूसरे ही लम्हे बेहोश होकर सलार के हाथों में झूल गई। सलार ने जल्दी से इसे अपने बाजू में ले लिया और पास से सोफे पर लटाते हुए जोर जोर से आवाजें देने लगा। काम वाली जो बाहर गार्ड के पास भाग कर आई थी और गार्ड ने बताया कि सलार हैदर साहब का भतीजा है और परी को लेने आया है। जब इन दोनों को सलार की बुलाने की आवाज़ आई तो दोनों भागकर अंदर आए तो परी सोफे पर पड़े देखकर घबराकर बोली, क्या हुआ इसे? सलार जवाब पर परी के माथे पर हाथ लगा रहा था काम वाली की तरफ देखकर बोला, इसे तो बुखार है जी साहब, रात से बुखार है, अभी तो कुछ बेहतर हो गया है। सलार पर परेशानी से बोला, कोई दवाई ली इसने? काम वाली ने सर हिला दिया। सलार ने गार्ड से सामान कार में रखने का कहा और परी को अपनी बाजू में उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ा। हैदर भाई आप फिक्र मत करें, सब ठीक है। हैदर परेशानी के आलम में बोला। शगुफ्ता सच पूछो तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसे कैसे माफ़ कर दिया बाबा ने? हैदर ने लंबी सांस ली और बोला, चौधरी दिलावर अपनी बेटी की इतनी बड़ी नाफरमानी आसानी से माफ़ कर देंगे? मैं नहीं मानता। और तुम ज़रा मुझे ये बताओ कि शर्त जाने बगैर तुम कैसे मान गई हो? शगुफ्ता मुस्कुराकर बोली, भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या शर्त होगी, मुझसे क्या कह सकते हैं बाबा? कुछ भी नहीं, बस आप परेशान मत हो। कभी कभी हमें मसाइल जितने बड़े लगते हैं वो हकीकत में कुछ भी नहीं होते। आप रिलैक्स हो जाएं। चौधरी हैदर माथे का मसाज करते हुए बोला, देखो शगुफ्ता मेरी बात ध्यान से सुनो कि बाबा कोई भी ऐसी वैसी शर्त रखे तो मत मानना और 1 मिनट से पहले वापस आ जाना या मुझे कॉल करना। समझी? तुम अकेली नहीं हो, बच्चियां हैं हमारे साथ तुम्हारे। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? जी भाई आप फिक्र मत करें। पहली बात तो ये है कि मुझे यकीन है ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर हुई तो मैं सबसे पहले आपको कॉल करूंगी। हैदर ने इत्मीनान का सांस लिया, फ़ोन बंद कर दिया। शगुफ्ता ने हैदर को तसल्ली तो दे दी थी, पर अब इसे खुद अनजाना सा खटका लग गया था कि क्या शर्त हो सकती है, क्योंकि इसे इतना तो पता था कि अभी अगर इसके बाप ने शर्त नहीं बताई, बाद में सबके सामने बताने का कहा तो कुछ तो है जो ठीक नहीं है। वाकई ही कुछ तो है जो ठीक नहीं है। और ज़रा भाई ने भी अभी तक ठीक से बात नहीं की, उखड़े उखड़े से हैं। शगुफ्ता सोचती हुई कमरे से बाहर निकली और हाल में चली गई। बीजान ने शगुफ्ता को देखकर बोली, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, मैं बुलाने ही लगी थी। शगुफ्ता हाल में बैठे बाबा और माँ की तरफ देखा और बोली, खैर तो थी? बाबा शगुफ्ता को बैठने का इशारा करते हुए बोले, वो सलार का फ़ोन आया था कि परी को ज़्यादा बुखार है, वो बुखार की वजह से बेहोश हो गई है। शगुफ्ता घबरा कर हाथ मुंह पर रखते हुए बोली, अल्लाह खैर, तुम परेशान मत हो, सलार से ले गया है और डॉक्टर ने चेकअप भी कर लिया है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब वो चौधरी दिलावर की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि शगुफ्ता परेशानी से बोली, मेरी बात करवा दें परी से। चौधरी दिलावर कुछ देर सोचने के बाद बोला, हम अभी मेरी बात हुई है सलार से, वो बता रहा है कि दवाई के असर की वजह से अभी परी नींद में है। आपकी बात? चौधरी दिलावर शगुफ्ता से नज़र चुराकर बोला, जब उठेगी तो बात करवा दूंगा। इतना कहकर चौधरी दिलावर उठा और जाने लगा, पर रुक कर बोला, वो लोग आज नहीं आएंगे, परी की तबीयत ठीक हो ले फिर आएंगे। इतना कहकर वो तेजी से बाहर चला गया। शगुफ्ता ने पास बैठी बीजान की तरफ देखा और बोली, अम्मी परी अकेली है? बीजान शगुफ्ता की तरफ देखकर बोली, देखो बेटा, देखो शगुफ्ता, इतना बुखार है कि बच्ची बेहोश हो गई थी। अब तुम ही बताओ कि इस हालत में वो 4-5 घंटे का सफ़र कैसे कर सकती है? और परेशान मत हो, सलार है ना। परी ने आशा से आंखें खोली तो उसकी आंखें जैसे दिमाग की तरफ घूम गई। इसने सर को दाएं बाएं हालत में हरकत दी, जैसे वो खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। इतने में इससे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो आंखें बंद किए ही बोली, अम्मी अम्मी, या मेरा सर दर्द से फट रहा है। इतना कहकर वो रोने लगी। सराय सरदा देख कर आगे बढ़ा, इसके सर पर हाथ रखा और इसके पास ही बेड पर बैठ गया। इसका सर दबाते हुए बोला,
उठो। अभी सलार के मुंह से इतना लफ्ज ही निकला था कि परी जैसे बिजली की तेजी से उछली और इससे दूर हुई और आंखें फाड़ फाड़ के इसे देखते हुए बोली, तुम। और इसके बाद परी ने जब नजर घुमाकर कमरे को देखा तो इसके तो हवा से उड़ गए और बेड के दूसरी तरफ खिसकते हुए बेड से उतरकर रोनी सी आवाज में बोली, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, कौन हो तुम। सलार बेड से उठा और दोनों जेबों में हाथ डालते हुए बोला, हम गुड क्वेश्चन है ये पर पूछा काफ़ी लेट है। दूंगा जवाब मैं, लेकिन अभी नहीं। पहले जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाता हूँ, वो खाओ, फिर सर दर्द की गोली खा लेना। बुखार तो तुम्हें अब नहीं है। परी को कुछ बोलने लगी तो सलार ने शहादत की उंगली इसे अपने होठों पर रखते हुए परी को खामोश रहने का इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गया। परी हैरान से इसे जाता देखती रही। परी ने 2-3 दफा जोर जोर से आंखें झपकी और दरवाजे की तरफ देखते हुए हल्की सी आवाज में बोली, इसने मुझे अगवा कर लिया। अब परी दौड़कर दरवाजे की तरफ गई और हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुला था। इसने दरवाजे से सर निकाल कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। परी आसा सा कदम लेती हुई थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने हाल था। अब वो दबे कदमों हाल तक आई तो एक तरफ किचन में से सलार बाहर आ रहा था। इसे देखते साथ परी ने बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। सलार ने आराम से खाने की मेज पर रखी और खुद कुर्सी खींचकर इस पर बैठ गया और अपनी आईब्रो को ऊपर किए की तरफ उठाते हुए संजीदगी से दरवाजे के हैंडल के साथ जंग करती परी को देखकर बोला, अब शराफत से इधर आकर खाना खाओ, इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए। सलार की बात सुनकर परी हैंडल को छोड़कर इसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, तुम दरवाज़ा खोलो, मुझे घर जाना है वो, वरना इतना शोर मचाऊंगी कि। अभी परी ने इतना ही कहा था कि सहार उठा और तेजी से परी की तरफ गजबनाक अंदाज में आया। इसे आता देखकर परी के बाकी लफ्ज इसके गले में ही रह गए। सलार ने इसे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ मेज तक ले गया। अब इज्जत से बैठकर खाना खाओ, वरना अगर मैंने अपने तरीके से खिलाया तो यकीन मानो तुम्हें मेरा तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। सलार ने परी के लिए कुर्सी खींची और इसे बैठने का इशारा किया और साथ ही बोला, और चीखने की तकलीफ मत करना क्योंकि मेरा अपार्टमेंट साउंड प्रूफ है। अब परी डर गई और कुर्सी पर बैठ गई। सलार सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और प्लेट में कुछ खाना डाला और प्लेट परी के सामने रखते हुए बोला, मेरा खाना खत्म होने से पहले तुम्हारी प्लेट साफ होनी चाहिए, वरना मेरे हाथ से खाना खाने में तुम्हें ही परेशानी होगी। मुझे तो कोई मसला नहीं होगा, सलार ने आंख मारते हुए कहा और परी प्लेट से चम्मच उठाते हुए दांत पीसते हुए सरगोशी में बोली, बेशरम। सलार ने खाना चबाते हुए आंखें सिकुड़ी और बोला, क्या कहा, जरा दोबारा कहो। परी ने नफी में सर हिलाते हुए सर नीचे झुका दिया और खाना खाना शुरू कर दिया। परी ने प्लेट में मौजूद सारा खाना खत्म कर दिया और सारे खाने के दौरान दोबारा सलार की तरफ एक दफा भी नहीं देखा, जबकि वो खाते हुए मुसलसल इसी को देख रहा था। अब जब परी ने खाना खाकर सर ऊपर उठाया तो सलार इसी को देख रहा था। परी से घूरते हुए बोली, कौन हो तुम। सलार कुर्सी से उठा और बर्तन उठाते हुए बोला, जाकर सामने सोफे पर बैठो, मैं बर्तन रख कर आता हूँ। इतना कहकर वो किचन में चला गया और परी जख्मी शेरनी की तरह इधर ही बैठी रही। सलार वापस आया तो उसे वहीं बैठा देखकर इसकी तरफ बढ़ा और इसको बाजू से पकड़ा और बोला, तुम्हें एक दफ़ा की बात समझ में नहीं आती हो। और वो इसे खींचता हुआ सोफे तक ले गया और बड़ी मुसलसल अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। जब सलार ने इसे सोफे पर धक्का देकर गिराया और बोला, अब खामोशी से और ध्यान से मेरी बात सुननी है। परी गुस्से से बोली, अब अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। सलार गुस्से से सोफे पर झुका और परी का मुंह जबड़े से पकड़कर बोला, आप अब अगर मुझे तुम कहकर पुकारा तो ज़बान हलक से खींच लूंगा मैं तुम्हारी, और अगर मेरे साथ बदतमीज़ के दायरे में रहकर बात ना की तो यकीन मानो वो हाल करूंगा कि बात करना भूल जाओगी। परी रोते हुए बोली, छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। सलार ने जल्दी से झटके से इसका मुंह छोड़ा, उसके सामने ही पड़ी टेबल पर बैठ गया और बोला, मैं सलार हूँ, चौधरी सलार, सन ऑफ चौधरी जराब, ग्रैंड सन ऑफ चौधरी दिलावर। सलार ने इतना कहा तो परी आंखें फाड़ के से देखते हुए बोली, मामू जराब के बेटे सलार भाई। सलार परी की बात सुनकर एकदम से दांत पीसते हुए बोला, बकवास मत करो, कोई भाई शाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अब परी को कुछ हौसला हुआ कि वो सलार को धमकी लगा सकती है, इसलिए जल्दी से बोली, हम तो कज़न हो, तो फिर तो सबको पता है कि तुम मतलब आप मुझे लेने आए हैं। परी मुस्कुरा कर बोली, तो अब मैं हवेली जाकर मतलब आपकी शिकायत लगाऊंगी कि ये सलूक किया है मेरे साथ, और अम्मी तो देखना क्या हाल करेंगी। खैर मना लो बच्चों। अब परी मुसलसल मुस्कुरा रही थी। सलार इसकी मासूमियत में मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो जान जा रही थी तुम्हारी और अब बड़ी बहादुर बन रही हो। परी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, जी क्यों, कि सुबह हवेली में आपकी खैर नहीं है, जब सबको आपकी हरकतें पता चलेंगी। आखिर में परी ने लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोला, और सलार भाई बस। फिर तो एक सेकंड से पहले सलार खौफनाक चेहरे के साथ आगे को झुका और उठते हुए परी के सर के पीछे के बालों को हाथों में पकड़ा और दूसरे हाथ से इसकी गर्दन के अगले हिस्से को और इसे अपने साथ लेकर खड़ा हो गया। अब परी के बस पाँव
के अंगूठे ज़मीन को लग रहे थे। सलार इसके चेहरे के करीब होते हुए बोला, मैंने कहा था कि बकवास मत करो, कहा था ना कि कोई भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, फिर दोबारा क्यों बोला? सलार ने परी के बालों को जोर से खींचते हुए कहा तो परी की चीखें निकल गई। सलार दांत पीसते हुए बोला, पहले ही मैंने तुम्हारी कई गलतियां माफ़ की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार करूँगा। परी अब रो रही थी और एक हाथ से बाल और दूसरे हाथ से अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तभी सलार इसके कान के पास आकर बोला, आखिरी दफ़ा रूस दोहराता हूँ, रूल नंबर 1 मुझे बदतमीज़ी पसंद नहीं, रूल नंबर 2 मुझे बात दोहराना पसंद नहीं, रूल नंबर 3 जो अंगूठी अभी मैं तुम्हें पहनाऊंगा वो उतरनी नहीं चाहिए तुम्हारी उंगली से, और रूल नंबर 4 मेरी हर बात माननी है, मुझे इनकार पसंद नहीं है। आखिर में सलार ने परी के बालों को हल्का हल्का से पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, समझी? तो परी रोते हुए बोली, जी, पर मैं आपकी शिकायत लगाऊंगी नानो और नाना जी से। सलार मुस्कुराए सर नफ़ी में हिलाते हुए बोला, तुम मेरा सब्र आजमाओगी? इतना कहकर सलार ने परी के बाल छोड़ दिए और जेब से अंगूठी निकाली और अपना हाथ आगे करते हुए बोला, लाओ हाथ दो अपना। परी ने कांपते हुए हाथ आगे कर दिया। सलार ने अंगूठी पहनाई और परी का हाथ पकड़ते हुए बोला, कल सुबह हमारा निकाह है, कल सुबह हमारा निकाह है। वट क्या कहा? परी कंफ्यूज होकर बोली। परी सलार के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? मतलब आपका क्या मसला है? क्या क्या चाहते हो? सलार परी के खौफजदा चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे हुआ और परी के बाल जो सलार के पकड़ने की वजह से बिखर गए थे इनको चेहरे से हटाते हुए बोला, देखो परी, मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप जाकर सो जाओ और सुबह मौलवी साहब के आगे शराफत से 3 दफ़ा कबूल है बोल दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे अम्मी से बात करने दें, मेरा फ़ोन दें। सलार परी को बाजू से पकड़ते हुए बोली, देखो परी, मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता, इसलिए तरीके से समझ जाओ वरना परी सलार की बात काटते हुए बोली, क्या वरना? सलार दांत पीसते हुए बोला, वरना तुम्हारी अम्मी और बहनी से हवेली में पूरी ज़िंदगी बंद रहेंगी और तुम इनसे कभी नहीं मिलोगी। परी ये सुनकर गुस्से से सलार को टांगे और मुक्के मारने लगी। जब कुछ ना कर सकी तो तुम घटिया इंसान हो कहते हो। सलार को थप्पड़ दे मारा, ये सोचे बगैर कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठी थी। सलार ने गुस्से से इसके बाजू छोड़ी और एक जोरदार थप्पड़ परी के चेहरे पर दे मारा। परी थप्पड़ की शिद्दत से चकरा कर सोफे पर जा गिरी। सलार ने तेजी से इसे बाजू से पकड़कर दोबारा खड़ा किया और इसके मुंह को अपने हाथ में पकड़ते हुए चीखा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी अगर दोबारा कभी जुर्रत भी की ऐसा करने की। सलार ने परी का मुंह अपने हाथ में भींचते हुए कहा। परी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से पहले सलार के ये आखिरी अल्फाज थे कि जो इसके कानों तक पहुंचे थे। जरा गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, बाबा कुछ भी हो, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, गलत है ये, बिल्कुल बिल्कुल गलत। ठीक है, मुझे भी गुस्सा है शगुफ्ता पर, लेकिन इसकी बेटी का कोई कसूर नहीं है और ये जो आप और सलार मिलकर कर रहे हैं मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। आप जल्दी से पहले सलार को इस हरकत से रोके। जरा आपकी बात सुनकर चौधरी दिलावर सर नफ़ी में हिलाते हुए बोला, सलारा इसे पसंद करता है इस वक्त से जब इसे पता भी नहीं था कि वो शगुफ्ता की बेटी है। और कैसे बाप हो तुमने इसकी बेचैनी नहीं देखी थी जब वो लड़की बाप के मरने के बाद गायब हुई थी? वो लड़की हमारे बच्चे को कमज़ोर कर रही है और वो पहली लड़की है जिससे सलार ने खुद शादी का कहा है। 28 साल उम्र हो गई है इसकी, इसके बाद क्या मज़ीद इतने साल इंतज़ार करो कि कोई और लड़की पसंद आए इसे? हम इसलिए इन दोनों की शादी ज़रूरी है। कल जब निकाह हो जाएगा तो शगुफ्ता कुछ नहीं कर सकेगी, इसे हर हाल में कबूल करना पड़ेगा। ज़रा उठकर खड़ा होते हुए बोला, बाबा सलार का आपको पता है वो गुस्से का बहुत तेज़ है और परी बहुत छोटी है, वो सलार को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएगी, बच्ची है वो। बच्ची ज़राब बाप के आगे बेबस से बोला, देखो ज़राब, अभी सिर्फ निकाह हो रहा है बस, और अब तुम जा सकते हो। जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाना, चौधरी दिलावर ने हतमी अंदाज में कहा। दरवाजे के बाहर खड़ी शगुफ्ता जो अपने बाप के पास इसलिए आई थी कि परी से बात करवा दें, इसके तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। शगुफ्ता अभी वापसी के कदम ही उठाने लगी थी कि ज़रा कमरे से बाहर निकला और शगुफ्ता की उड़ी उड़ी रंगत देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि शगुफ्ता ने इसकी और अपने बाप की बातें सुन ली हैं। अभी ज़राब शगुफ्ता से बात करने की हिम्मत ही जटा रहा था कि शगुफ्ता फट पड़ी। ठीक कहा था हैदर भाई ने, कितनी आसानी से कैसे इस हवेली वाले मुझे माफ़ कर सकते हैं? शगुफ्ता उंगली उठाते हुए बोली, लेकिन एक बात आप लोग सुन ले कि मेरी बेटियां मेरे लिए मेरे किए की सज़ा हरगिज़ नहीं भुगतेंगी, कभी नहीं। इतना कहकर शगुफ्ता अपने कमरे की तरफ भागी और ज़राब इसे आवाज़ें देता गया, लेकिन वो रुकी नहीं। कमरे में जाकर शगुफ्ता ने कमरा लॉक कर लिया और जल्दी से फ़ोन उठाया और हैदर का नंबर मिलाया। 2 रिंग के बाद हैदर ने फ़ोन उठाया तो शगुफ्ता रोते हुए बोली,
भाई आप ठीक कह रहे थे, ये लोग इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर सकते थे? प्लीज़ भाई मेरी परी को बचा लो। शगुफ्ता रोती जा रही थी और हैदर तो जैसे सकते में आ गया था। ये हैदर संभलते हुए बोला, शगुफ्ता मुझे कुछ बताओगी तो बात समझ आएगी, तुम रोना बंद करो और अब बात बताओ। शगुफ्ता ने आंसू पूछते हुए हैदर को अहमद के फौत होने से पहले वाली अंगूठी वाला वाक़या सुनाया तो हैदर बोला, इसके बात का क्या ताल्लुक है इन लोगों से? शगुफ्ता रोती हुई बोली, वो लड़का सलार है, ज़रा भाई का बेटा सलार वो, और मैंने आपको बताया था ना कि परी को बुखार था इसलिए इसे घर ही छोड़ आई थी। बाबा ने कहा कि सलार इसे ले आएगा, लेकिन शाम से परी का फ़ोन बंद जा रहा है। और बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि परी ठीक नहीं है, वो सुबह आएगी। और अब अभी मैं बाबा के पास जा रही थी, दरवाजे के बाहर इन्हें ज़राब भाई से बात करते सुना कि सलार सुबह परी से निकाह कर रहा है। इतना कह के शगुफ्ता फिर से रोने लगी। हैदर कुछ सेकंड चुप रहने के बाद बोला, शगुफ्ता कहाँ हो तुम और क्या अकेली हो? शगुफ्ता जल्दी से बोली, जी अपने कमरे में हूँ। हैदर आराम से बोला, देखो शगुफ्ता मैं अभी अर्जेंट सीट बुक करवाता हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान पहुँचने तक काफ़ी टाइम लग जाएगा। तुम फिक्र मत करो, सलार से मेरी मुलाकात काफ़ी दफ़ा हुई है बिज़नेस सिलसिले में, और वो मेरी इज़्ज़त भी करता है। मैं इससे किसी तरह राब्ते की कोशिश करता हूँ। तुम बाहर जाओ और फ़ोन ज़राब भाई को दो। शगुफ्ता उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो सामने बीजान, आमना और ज़राब परेशानी से इसी की तरफ आ रहे थे। शगुफ्ता ने फ़ोन आगे बढ़कर ज़राब की तरफ किया और कहा, बात करें। ज़राब ने हैरत से फ़ोन को कान से लगाया और हेलो बोला तो हैदर एकदम से गुस्से में बोला, ज़रा भाई एक बात मेरी आप लोगों कान खोलकर सुन लिया, अगर गलती से भी आप लोगों ने शगुफ्ता या इसकी बेटियों के साथ कुछ भी गलत किया तो कसम ले ले मैं वो करूँगा जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि अभी शगुफ्ता को शहर छोड़कर आएँ, और परी को भी। आपके पास सिर्फ सुबह का टाइम है, क्योंकि अभी मैं अपने दोस्त को फ़ोन करने लगा हूँ जो डीपीओ है इस शहर का। अगर इसने परी को बरामद किया तो आप लोगों की जो इज्जत है, इसके बारे में आप खुद ही सोच लें क्या होगा। ज़रा अब खामोशी से हैदर की बात सुनता रहा और आखिर में इतना कहा कि हैदर मैं नहीं जानता था कि ये सब अभी कुछ देर पहले पता चला है मुझे, और मैं भी इसके खिलाफ हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ। हैदर चलाकर बोला, कुछ करते नहीं, करें अभी और इसी वक्त इनको लेकर आए इस हवेली से। इतना कहते हुए हैदर ने फ़ोन बंद कर दिया। ज़राब ने शगुफ्ता की तरफ देखा और बोला, शगुफ्ता कसम ले लो मैं इस सब में बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। शगुफ्ता जो बीजान के साथ लगकर और ज़राब की तरफ देखकर बोली, भाई मेरी परी बहुत छोटी है, ना समझ है प्लीज़। इतना कहकर शगुफ्ता फिर से रोने लगी। आमना ने शगुफ्ता की तरफ देखा और आबदिदा होकर बोली, शगुफ्ता मेरा असलार पसंद करता है परी को बहुत ज़्यादा, प्लीज़ मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ परी तुम मेरे सलार को दे दो। आमना की बात सुनकर शगुफ्ता दांत पीसते हुए बोली, बेटी है वो मेरी, कोई चॉकलेट कैंडी नहीं कि सलार की जिद की तो इसके बहलाने के लिए दे दी। ज़राब ने लंबी सांस ली और शगुफ्ता से बोला, तुम ईमान को तैयार होने का कहो, हम शहर जा रहे हैं अभी और इसी वक्त 3-4 बज जाएंगे हम शहर पहुंचने तक। इतना कहकर ज़राब वहां से चला गया। सलार ने फ़ोन बंद किया और सामने बेड पर बैठी परी की तरफ देखा और इसके पास आकर बेड पर बैठ गया। इसके चेहरे को पकड़ा और एक साइड पर किया तो इसके गाल पर वाज़ा उंगली के निशान थे। सलार परी का गाल अपने हाथ की पूंछ से सहलाते हुए बोला, तुम्हें पता है परी, बहुत सी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में आई, खूबसूरत से खूबसूरत, मॉडर्न, अमीर, हर तरह की, लेकिन तुम वाहिद हो जो बस एक नज़र में। इतना कहकर सलार ने सीने पर दिल वाली जगह उंगली लगाते हुए कहा, इस पत्थर पर नक्श हो गई। बीजान कहानी सुनाती थी कि परियां शहजादों के लिए होती हैं और शहजादों के दिल पत्थर के नहीं होते, पत्थर के तो जिनों के होते हैं। और देखो मैं जिन निकला, परियां कभी किसी जिन की नहीं होती, उड़ जाती हैं जिनके पास से। और मज़े की बात जानती हो कि क्या है? इतना कहते ही सलार की आंख से आंसू निकले, निकला जिसे इसने जल्दी से भी पहले उंगली से पूछ लिया और आंखें बंद करते हुए बोला, तुम वाकई ही परी निकली। बदमिजाज बद किरदार सा बंदा हूँ, बहुत कम लोगों को रास आता हूँ। बीजान रोते हुए शगुफ्ता के गले लगी और बोली, शगुफ्ता मत जाओ, मैं सलार को खुद समझाती हूँ, वो मेरी बात मान जाएगी, मैं वादा करती हूँ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा परी के साथ। तुम बस बच्चों को मौका दो एक दूसरे को समझने का। शगुफ्ता यकीन मानो, दिल का बुरा नहीं है मेरा सलार, बस थोड़ा गुस्से का तेज़ है, पर ठीक हो जाएगा। परी का साथ इसे ठीक कर देगा। सलार बेचता है तुम्हारा, सलार भतीजा है तुम्हारा, तुम्हारा कितना लाडला था वो। शगुफ्ता माँ से अलग होते हुए बोली, जी माँ, सलार से बहुत प्यार था वो मेरा लाडला भी है। और आप जानती हैं इसी लाडले ने यहाँ शगुफ्ता अपने सर पर उंगली रखते हुए बोली, पिस्टल रखा था और मेरी बेटी को ज़बरदस्ती अंगूठी पहनाई थी। और दूसरी बात ये कि परी अभी सिर्फ 18 साल की है और बहुत छोटी है, अभी तो सवाल ही नहीं होता कि इसकी शादी की बात हो। इतना कहकर शगुफ्ता जाने के लिए मुड़ी तो आमना ने इसका हाथ पकड़ लिया और अपने आंसू पूछते हुए बोली, 5 मिनट मुझे अकेले में बात करनी है तुमसे, बस मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। शगुफ्ता ने आमना की तरफ देखा तो वो आमना की आंखों में बड़ा दुख देख सकती थी। शगुफ्ता सर हिलाते हुए बोली, ठीक है आओ। वो दोनों कमरे में चली गई। ज़राब घड़ी की तरफ देखता हुआ बोला, ईमान बेटा जाओ अपनी अम्मी को बुलाओ, 5 मिनट का कहकर गई थी, अब तो आधा घंटा हो गया है। ईमान
ईमान जी मामू कहती उठी, अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सामने से आमना शगुफ्ता आ गई। दोनों अब रिलैक्स लग रही थी। ज़राब ने दोनों की तरफ देखा और बोला, सब ठीक है? तो दोनों मुस्कुराकर बोली, जी सब ठीक है। शगुफ्ता आगे बढ़ते हुए बोली, चलें भाई चलते हैं। शगुफ्ता मुड़कर रोती हुई बीजान की तरफ देखते हुए बोली, माँ जी फिक्र मत करें, मिलेंगे फिर। सलार ने दरवाज़ा खोला तो वकील ने सलाम किया तो सलार ने से हाथ से अंदर आने का इशारा किया। सोफे पर बैठते हुए साथ वकील ने बैग से एक फाइल निकाली और सलार की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर जिस तरह के पेपर साहब ने कहे थे वैसे ही तैयार किए हैं, आप चेक कर लें। सलार फाइल खोलते हुए बोला, सॉरी आपको इस टाइम तकलीफ दी। नो सर कोई मसला नहीं, कुछ और मेरे लायक खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। सलार ने नफ़ी में सर हिलाया, बोला, नहीं ये बहुत है जो आपने किया, थैंक्स। वकील ने सलार से हाथ मिलाया और जाने की इजाज़त ली और चला गया। सलार ने पूरी फाइल पढ़ने के बाद पास ही सोफे पर रखी तो फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाया, कॉलर कॉलर आईडी देखी और हल्का सा मुस्कुराया। कान के साथ लगाकर सिर्फ जी बोला। अगले 4-5 मिनट तक वो सिर्फ और ठीक ही कहता रहा। सलार ने फ़ोन बंद किया और टाइम देखा तो 3:30 बज रहे थे। इस टाइम टू वेकअप इतना कहते हुए सलार मुस्कुराता हुआ उठा और फाइल उठाई और सीधा परी के कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, परी के पास बेड पर बैठ गया। परी के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, उठो परी। फिर जब 2 दफ़ा इसकी गाल को थपथपाया तो परी ने आस्ता से आंखें खोली तो सामने बैठे सलार को देखकर एकदम से उठ बैठी और घबराई सी बोली, क्या हुआ? फिर कमरे की तरफ देखा तो इसे याद आया कि वो तो हाल में थी जब सलार ने इसे थप्पड़ मारा। परी इससे पहले कि कुछ बोलती सलार ने फाइल परी की गोद में रखी और जेब से पेन निकाल कर इसके सामने करते हुए बोला, अगर तुम अपनी अम्मी के पास घर जाना चाहती हो तो पहले इन पेपर्स पर साइन करने होंगे। परी ने एक दफ़ा गोद में पड़ी फाइल और दूसरी दफ़ा सलार को देखा और फिर बोली, कैसे पेपर हैं और ये और क्यों साइन करने हैं? सलार मुस्कुराते हुए बोला, ये जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। परी बोली, अगर मैं ना करूं तो? सलार ने कहकर लगाया, बोला, तो मेरी जान मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर सुबह चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए तुम्हारा निकाह मेरे साथ होगा और कसम ले लो तुम्हारी अम्मी पूरी ज़िंदगी तुम्हारा मुंह नहीं देख सकेंगी और तुम इनका। अब सलार दांत पीसते हुए बोला, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप साइन कर दो और आधे घंटे तक अपनी माँ के साथ चली जाओ। अब चॉइस तुम्हारी है। अब परी खुशी में हाथों से ताली बजाते हुए बोली, सच्ची? नहीं, आप सच बोल रहे हो? सलार परी की मासूमियत पर मुस्कुराया, बोला, हम पर। परी ने सलार का जवाब सुनकर जल्दी से पेन और फाइल उठाई और बोली, किधर करने हैं साइन? सलार ने परी पेपर पर उंगली लगाकर बताया, और यहाँ और यहाँ। परी ने जल्दी से साइन किया तो सलार ने सेकंड से पहले परी को गोद से फाइल उठाई और एक नज़र देखते हुए बंद करके एक तरफ रखी तो परी बोली, बस अब तो निकाह नहीं होगा। सलार ने सिर्फ की तो परी बोली, अब मैं अम्मी के पास जाऊंगी। परी बेड से नीचे उतरते हुए बोली तो सलार भी उठकर खड़ा हो गया और परी को दोनों बाजू से पकड़ते हुए बोला, अभी कुछ देर तक तुम्हारी अम्मी और मेरे बाबा आएंगे, मेरा पूछेंगे तो कहना मैं चला गया। और परी, मैं तुम्हें उड़ने की इजाज़त दे रहा हूँ, लेकिन कब तक और कितना उड़ना है वो मैं डिसाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ ताकि तुम अपना माइंड बना लो कि तुम्हारी शादी जब भी होगी सिर्फ मुझसे होगी और किसी से सोचना भी मत, क्योंकि वो सिर्फ मेरे मरने के बाद ही मुमकिन है। इसलिए एक बात याद रखना, तुम्हें उड़ने की इजाज़त है लेकिन किसी और के साथ नहीं। अब सलार ने परी के बाजू छोड़े और इसका हाथ पकड़ा और इसकी उंगली पर पड़ी अंगूठी पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, इससे कभी मत उतारना, इसका मतलब है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें किसी के डर की वजह से नहीं जाने दे रहा बल्कि अपनी मर्ज़ी से जाने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ वहीं मैं खुद को भी ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। क्योंकि आज मुझे किसी ने कहा है कि मुझे सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन है जो बाद में ख़त्म हो जाएगी, और जानती हो मुझे डर है कि अगर ये सच हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए चलो देखते हैं। इतना कहकर सलार ने परी का हाथ छोड़ा और इससे 2 कदम पीछे हुआ और बोला, परी सॉरी, मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, पर मैं ऐसा ही हूँ। मुझे जब गुस्सा आता है तो मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। परी बिल्कुल सख्ते में सलार की बातें सुन रही थी और आंखें फाड़ फाड़ कर सलार को देख रही थी। इसके लिए सलार का ये बिल्कुल नया रूप था। सलार ने परी की तरफ मुस्कुराकर देखा और शरारती अंदाज में बोला, ऐसे मत देखो, ये ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। वैसे एक और वजह भी है कि तुम्हें ये जो सब बची बची बोलते हैं तो मैंने सोचा चलो तुम्हें थोड़ा बड़ा हो लेने दिया जाए। और हाँ, ये खाना ज़रा ज़्यादा खाना शुरू कर दो ताकि थोड़ी सेहत हो और अगली दफ़ा मेरा थप्पड़ खाकर बेहोश ना हो। इतना कहकर सलार ने आंख मारी तो जैसे परी होश में आई और जल्दी से नज़रें झुका ली। सलार आगे बढ़ा और बोला, क्या मैं तुम्हें एक दफ़ा गले लगा सकता हूँ? परी ने सलार को एक नज़र देखा और हल्का सा हिलाया तो सलार ने आगे बढ़कर परी को गले लगाया। बोला, फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़कर हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए।
इतना कहकर सलार ने परी को गाल पर प्यार किया और एकदम से मुड़ा और मजीद कुछ कहे बगैर फाइल उठाई और कमरे से निकल गया। परी मुद बनी वहीं खड़ी रही। सलार जब आंखों से ओझल हुआ तो इसे लगा जैसे इसका दिल धड़कना भूल गया हो। इसके मुंह से आ निकली और वो रोने लगी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्यों रो रही है, बस जैसे कोई बेचैनी सी हुई थी। शगुफ्ता सलार के अपार्टमेंट में दाखिल हुई और परी को आवाज़ें देना शुरू हो गई। जराब और ईमान भी पीछे ही अंदर आए और पूरे अपार्टमेंट में परी को ढूंढने लगे। शगुफ्ता एक कमरे का दरवाजा खोला तो परी के सामने बुद्ध बनी खड़ी थी। शगुफ्ता भागकर परी के गले लगी और रोने लगी। फिर परी को प्यार करते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? और इतने में जराब और ईमान भी अंदर आ गए। जराब आगे बढ़ा और इसने परी को माथे पर प्यार किया और बोला, तुम ठीक हो बेटा? तो परी ने माँ की तरफ देखते हुए जवाब दिया दिया मैं जवाब में सिर्फ इतना बोली कि अम्मी वो चले गए हैं। शगुफ्ता ने परी की तरफ हैरत से देखा क्योंकि इससे परी के चेहरे पर जो नजर आया था शायद वो परी खुद भी इससे वाकिफ नहीं थी। शगुफ्ता का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो परी के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, देखिए भाई किस तरह निशान पड़े हैं उंगलियों के कि मेरी बच्ची के चेहरे पर। पहले तो मैं शायद सलार को माफ़ कर देती पर अब तो बिल्कुल नहीं। आए वो ज़रा मेरे सामने इस तरह, इसके मुंह पे भी उंगली के निशान सबको नजर ना आए तो कहना। जराब ने शर्मिंदगी से सर नीचे कर लिया और बोला, शगुफ्ता मैं असलार की तरफ से माफ़ी मांगता हूं। इतना कहकर वो उठा और बोला, अब मैं चलता हूँ। शगुफ्ता ने जराब की तरफ देखा और बोली, नहीं भाई आप माफ़ी मत मांगे। जराब उदास सा मुस्कुराया और बोला, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, सिर्फ हैदर ही नहीं मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। हाँ एक अलग बात है कि तुम्हारी शादी के मामले में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, या यूँ कह लो कि इस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने कभी गलत नहीं चाहा और ये सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं मेरी भी है। काश सलार सबक से काम लेता बस एक दफ़ा मुझसे मशवरा करता, फिर हम लोग खुद परी को तुमसे मांगते। पर गलती तो वो पहले ही कर चुका था, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि इसे माफ़ कर देना क्योंकि वो पीछे हट गया है। यकीन मानो मुझे खुद इस बात पर हैरत है। खैर अपना और बच्चों का ख्याल रखना, मैं आता जाता रहूँगा। अब तुम लोग इधर ही रहो, ये तुम्हारा ही घर है क्योंकि जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है। हम तुम पर एहसान नहीं कर रहे, जो तुम्हारा है वही तुम्हें दे रहे हैं। बाकी गार्ड बाहर है, गाड़ी और ड्राइवर शाम तक भिजवा दूंगा। काम वाली भी हवेली से आएगी। यहाँ शहरों से काम वाली भरोसामंद नहीं होती। जराब ने जेब से एटीएम कार्ड निकाल कर शगुफ्ता के पास रखते हुए परी के सर पर हाथ फेरा, जो माँ की गोद में सर कर सो रही थी, और खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गया। ईमान कमरे में दाखिल हुई, माँ से बोली, अम्मी बहुत प्यारा घर है, आपको पता है पीछे बड़ा प्यारा गार्डन भी है। वो घर के बारे में बताती हुई माँ के पास बैठ गई। और हाँ अम्मी, वो हैदर मामू क्या कह रहे थे फ़ोन पर? ईमान ने माँ की तरफ देखते हुए पूछा। वो बेटा नहीं आ रहे और मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब यहाँ ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। परी के कॉलेज फ़ोन मिलाकर दो, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ कि परी की डेट शीट और नंबर स्लिप सिदरा को दे दें। इस अहमद की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई और अब इसकी बेटी की वजह से मेरा अकलौता वारिस, मेरा अकलौता पोता चला गया। चौधरी दिलावर गुस्से और गम के मिले जुले अंदाज में बोला, देखो मिलकर भी नहीं गया। वो तो वली ना होता तो कौन बताता। और सोफे पर बैठते हुए जराब की तरफ देखकर बोला, एक बात बता दूं, मैं तुम लोगों को वो प्यार करता है जिसे देखा मैंने इसकी आंखों में, और तुम लोग क्या मुझे पत्थर समझते हो? बोलो। और शगुफ्ता की भी शादी के खिलाफ नहीं था, मैं बस जबान दे बैठा था, मैं कैसे हटता पीछे। फिर भी अब की बात, चौधरी दिलावर ने बात पर जोर देते हुए कहा, फिर भी जब वो अहमद के साथ निकाह करके आई तो क्या मैं चाहता तो अहमद और इसे सजा नहीं दे सकता था, गोली मार सकता था, लेकिन मैंने जाने दिया कि जी लें अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से। चौधरी दिलावर ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, मगर अब नहीं, बिल्कुल नहीं, सलार के मामले में तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो सोफे से उठा और उंगली से सबकी तरफ करते हुए बोला, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ सलार की है। बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, और मैं ये भी जानता हूँ सलार को पीछे हटने का किसने ने कहा है। इतना याद रखना, मैं किसी बात से अनजान नहीं हूँ और सलार की खुशी मेरे लिए तुम सब लोगों से कहीं ज़्यादा है। सामने बैठे जराब, आमना और बीजान बस चौधरी दिलावर की बातें सुन रहे थे और किसी की जरूरत नहीं थी कि बोलता। उठ गई हो? चलो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। शगुफ्ता परी के सर पर प्यार करते हुए बोली तो परी ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। परी फ्रेश होकर नीचे हाल में आई तो ईमान मेज़ पर खाना लगा रही थी। परी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, अम्मी मेरी डेट शीट का क्या होगा? शगुफ्ता इसके पास से ही दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, प्रिंसिपल से बात मेरी हो गई है। मैंने इन्हें बताया है कि मैं इद्दत में हूँ और तुम अकेली नहीं आ सकती तो सिदरा को दे दें। आप सिदरा से मंगवा लेंगे ड्राइवर भेजकर। अम्मी ठीक है अम्मी। इतना कहकर परी खाने में मसरूफ़ हो गई। देख लिया तुमने अपनी ज़िद का नतीजा। रोकता रह गया था तुम्हें, लेकिन नहीं जी सलार साहब, कब किसी के सुनने वाले हैं। इन्हें तो हर चीज़ अपनी
अपनी मर्जी से करनी है, बिगाड़ दिया ना सब। और जंगली इंसान, शर्म तो नहीं आती इस छोटी सी लड़की को थप्पड़ मारते हुए। वली गुस्से में आग बबूला होते हुए बोला। सलार वली की तरफ आईब्रो उठाकर देखते हुए बोले, छोटी सी लड़की ने पहले मुझे थप्पड़ मारा था और कोई छोटी छोटी नहीं है, वो तुम लोगों की वजह से सब बिगड़ गया। वली तंजिया मुस्कुराते हुए बोला, ओ जी वाह जी, देखो तो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, सब कुछ खुद बिगाड़ कर हमें क्यों इल्जाम दे रहे हो। सलार अभी कुछ बोलने ही लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही हैदर अंदर आया। हैदर को देखकर दोनों सलाम करते उठ खड़े हुए। हैदर दोनों को मिलने के बाद सोफे पर बैठ गया और सलार को मुखातिब करते हुए बोला, मेरी बात मानने का शुक्रिया, तुमने मेरा मान रख लिया। सलार उदास सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं चाचू, आपने पहली दफ़ा कुछ कहा, कैसे नहीं मानता, लेकिन आपको अपना वादा याद है ना। हैदर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ याद है, लेकिन एक दो माह इंतज़ार करो। सलार हैदर की तरफ आंखें सुकेड़ कर देखते हुए बोला, चाचू 1 महीने की बात हुई थी, ये दो कहाँ से हो गए। हैदर सलार के अंदाज पर खिलकर हंसते हुए बोला, सलार तुम पिछले 7 साल से मेरे साथ हो, लेकिन पहले और अब के सलार में बहुत फ़र्क है। तुम तो 1 महीने भी नहीं रहे पाकिस्तान और इतना बदलाव। वली जो इन दोनों की बातें हैरत से सुन रहा था, कमर पर हाथ रखकर खड़ा होते हुए बोला, अब आप दोनों मुझे कुछ बताने की तकलीफ़ करेंगे कि। सलार ने इसे हाथ से पकड़कर बैठाया और बोला, बताता हूँ, सब बताता हूँ। इतना कहते हुए सलार उठा और जाकर दराज में से फाइल निकाली जिस पर इसने परी से साइन लिए थे। वो वली को पकड़ाते हुए बोला, तुम्हारी सब बातों का जवाब इसमें है। वली ने फाइल खोली और जैसे ही वो पढ़ चुका था, इसके मुंह से निकला, वट। अब वली हैरत से सलार और हैदर की तरफ देखते हुए बोला, परी ने कैसे साइन कर दिए, इस पर तुमने यकीनन ज़बरदस्ती की होगी। सलार दोनों हाथ खड़े करते हुए बोला, कसम ले लो, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं की, खुद किए हैं इसने। वली सर खुजाते हुए बोला, इसीलिए तुम मान भी गए हो। मैं भी सोचूं कि सलार पीछे हट जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। वली हैदर की तरफ देखकर बोला, बाबा आप सब जानते थे, फिर भी आपने इसका साथ दिया। हैदर पास बैठे बैठे वली के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम दोनों जान हो मेरी, कुछ भी कर सकता हूँ तुम दोनों के लिए, लेकिन अहमद और शगुफ्ता की बेटियां भी मुझे तुम जितनी ही प्यारी हैं। अब इसका हाल इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता था। अब बस 1 माह की बात है, सब ठीक हो जाएगा, मेरा वादा है। परी पढ़ लो, सुबह पेपर है तुम्हारा और पिछले 1 घंटे से तुम अंगूठी कैसे खेले जा रही हो। ईमान नजरें उठाकर देखते हुए बोले तो परी रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, आप ही मुझे इससे नहीं पढ़ा जाता। अब जनाब क्यों नहीं पढ़ा जाता हमारी परी से। परी अपनी गोद से किताब एक तरफ रखते हुए बोली, आप ही मामू कब आएंगे। ईमान आंखें सुखेड़ कर बोली, क्यों, तुम्हें क्या काम है मामू से। परी नजरें चुराते हुए बोली, नहीं कुछ भी नहीं, बस वैसे ही पूछ रही हूँ। ईमान मुस्कुराती हुई परी के पास आकर बोली, मामू से सलार का तो नहीं पूछना होगा है ना। परी अपनी उंगलियों से वो खेलते हुए बोली, मैं क्यों पूछूंगी भला, मेरा क्या काम है इससे। और वैसे भी खुद ही तो गया है और बड़ा हीरो बनकर कहा था किसने कि अंगूठी मत उतारना। इस अंगूठी का मतलब है मंगनी हुई है और अब देखिए कितने दिन हो गए हैं, खुद तो फ़ोन तक नहीं किया। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि तुम्हें इंतज़ार था कि वो फ़ोन करे। माँ शरारती अंदाजे में बोली तो वो चिढ़कर बोली, आप ही मुझे क्यों होगा इंतज़ार। अच्छा तो पढ़ो फिर, पढ़ो। मान इसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए बोली तो परी रोना शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह परी, खुदा के लिए ज़रा हाथ लगाया है, देखो कैसे रो रही हो। ईमान अब परेशान होकर बोली और परी को गले लगाते हुए बोली, पागल लड़की, तुम भी ना बताओ अपनी आपी को, फिर भी मैं तुम लड़की, तुम ना बताओ अपनी आपी को, फिर भी मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें क्या मसला है। पहले तुम चुप हो जाओ, फिर एक बात बताती हूँ। परी आंसू पूछती हुई बोली, क्या बात है बताएं। वो मामू हैदर की कॉल आई थी, बता रहे थे कि सलार भाई वहाँ लंदन है। क्या। परी एकदम से बोली, हम वहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे। परी ने मान की सवालंजरों को देखकर अपना जुमला अधूरा ही छोड़ दिया और बोली, हाँ हाँ तो जाए, जहाँ दिल करता है जाए, मुझे क्या। इतना कहकर दोबारा मुंह बनाकर बैठ गई। तो ईमान बोली, चलो पढ़ो वरना कसम ले लो मैं करने लगी हूँ फ़ोन मामू को कि भेज दें वो सलार भाई को वापस। शगुफ्ता कमरे में दाखिल हुई, जिसने दरवाजे पर ईमान का आखिरी जुमला सुना था। संजीदगी से बोली, ईमान ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम, शर्म वरम नहीं है। उम्र क्या है तुम लोगों की, और क्या ये तरबियत की है मैंने कि इस तरह के फजूल मजाक करो एक दूसरे से। शगुफ्ता दोनों की तरफ देखकर बोली, अब दोबारा इस किस्म की गुफ्तगू मैं ना सुनूं समझी। परी की बात सुनकर जैसे सिदरा और सना को सकता हो गया था। सना परी के चेहरे पर देखे पर आंखें जमाए बोली, सच्ची परी इतना कुछ हो गया। अल्लाह कितना फिल्मी सा सब है ना। सिदरा दोनों हाथ उठाकर आंखें बंद करके बोली, हाय अल्लाह जी, हमारे लिए भी कोई ऐसा ही ज़बरदस्त सा हीरो भेज दो ना प्लीज़ प्लीज़, ताकि इस पढ़ाई से तो जान छोड़ जाए। परी दोनों की तरफ देखकर मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली, कैसा हीरो। हीरो को थप्पड़ थोड़ी मारते हैं वो, और गुस्सा भी नहीं करते, वो तो बहुत स्वीट होते हैं। सलाद तो बिल्कुल स्वीट नहीं था। सदरा कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा जी, इसका थप्पड़ याद है तो तुमने कौन सा इसकी चुम्मी ली थी, वो तो
वो तो तुम पे वारी वारी जाता, तुमने पहले थप्पड़ मारा था तो इसने भी तो मारना था ना। और एक बात याद रखना, कोई मर्द थप्पड़ नहीं खाता। वह सिद्धरा भी शर्माते हुए डरमाई अंदाज में बोली, और ऊपर से हो भी हीरो ना जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। सना अपनी गाल के नीचे हाथ रखकर बोली, हाय परी, या निकाह होता होता रह गया। और फिर अचानक से सना परी को घूर कर देखते हुए बोली, परी वो पेपर कैसे थे जिन पर तुमने साइन किए थे? अब सिद्धरा और सना दोनों परी को सवाली नजरों से देखने लगी तो परी ने कंधे उचाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या? सिद्धरा और सना एकदम साथ बोली, हाँ इस वक्त तो मैं डरी हुई थी, पर मैंने पूछा था तो उसने कहा था मुझे जानने की जरूरत नहीं। अल्लाह परी, कितनी लापरवाह हो तुम। अब क्या पता कि तुमने क्या साइन किया है? सिद्धरा सर पर हाथ रखते हुए बोली। परी नाक चढ़ाते हुए बोली, अब बस कर दो यार, छोड़ो इस मौजू को। पहले ही आज का पेपर ज़्यादा भी अच्छा नहीं हुआ। क्या है यार सलार, मसला क्या है? क्यों इतना गुस्सा निकाल रहे हो? वर्कर्स पर इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, लग जाता है फ़र्क थोड़ा बहुत, ये लोग भी इंसान हैं। सलार ने पानी का गिलास एक ही बार में गले में उतारा और थोड़ा पुरसुकून होकर बोला, तुम जाओ, जाकर हैंडल कर, मैं कुछ देर रिलैक्स करना चाहता हूँ। और वली नफ़ी में सर हिलाता हुआ चला गया। सलार लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, ऐसे तो काम नहीं चलेगा हैदर चाचू, इससे तो बेहतर था कि आप मेरी जान ले लेते। शगुफ्ता आमना को देखकर मुस्कुराते हुए इसके गले लगी और इसके पीछे ध्यान गया तो भी जान और बाबा को देखकर आगे बढ़कर ने सलाम किया। सबको हाल में बिठाते हुए ईमान और परी को आवाज़ दी और बोली, आप लोगों को फ़ोन तो करके बताते कि आ रहे हैं, मैं कुछ खास बनाती आप लोगों के लिए। बीजान बोली, नहीं बेटा ठीक है। ईमान और परी हाल में आई तो ईमान आगे बढ़कर सबको मिली। परी ने सब की तरफ नजर दौड़ाई तो इसे अंदाज़ा हो गया कि कौन है। थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी के लिए बीजान बोली, नहीं बेटा ठीक है। ईमान और परी हाल में आई तो ईमान आगे बढ़कर सबको मिली। परी ने सब की तरफ नजर दौड़ाई तो इतना अंदाजा हो गया था कि कौन है। थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी तो आमना जल्दी से खड़ी हो गई और परी को गले लगा लिया। इसे माथे पर प्यार करते हुए बोली, तुम वाकई ही परी हो? चौधरी दिलावर मुस्कुराते हुए बोला, आओ इधर, नाना से नहीं मिलोगी परी? जो अब बीजान से मिल रही थी इनकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, जी नाना अब्बू क्यों नहीं? मिलने के बाद चौधरी दिलावर ने परी को पास ही बैठा लिया और बोले, अच्छा तो पेपर्स ख़त्म हो गए? परी सर हिलाते हुए बोली, जी नाना जी, आप लोग रह जाते। शगुफ्ता ने कहा तो बीजान बोली, नहीं फिर सही, अभी तो हम बस परी से मिलने आए थे। सब मिलने के बाद बाहर निकल गए तो आमना शगुफ्ता का हाथ पकड़ कर बोली, मेरे सलार के बारे में दिल नरम करने की कोशिश करना। ये आप क्या कह रही हैं? ये आप क्या कह रहे हैं चाचू? ऐसा कैसे हो सकता है? सलार मेज पर हाथ मारते हुए बोला, आपने कहा था मुझे इस के पेपर्स हो जाने दो, सब्र करूं और इस बात को भी छोड़ें। एक महीने में, सिर्फ एक महीने में बड़ी होगी इनकी बेटी, ऐसा कैसे कर सकती हैं? पुप्पो मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, बस बहुत हो गया, बहुत मान ली मैंने आपकी और सबकी, और अब और नहीं। सलार गुस्से में बाहर जाने लगा तो हैदर ने इसका बाजू पकड़ लिया। बोला, सलार हैदर की तरफ देखकर सर हिलाते हुए बोला, चाचू आपने सुन भी कैसे ली पुप्पो की बात? हैदर शर्मिंदा सा बोला, कसम ले लो सलार, जो शगुफ्ता ने बताया हो। वो तो रात को इसकी कॉल आई तो इसने बताया कि देखो सलार, मैं करता हूँ कुछ, तुम बस अपने दादा को अभी कुछ मत बताना। और हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा पाकिस्तान। नहीं चाचू, मैं अकेला जाऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे फिर से समझाने लग जाना है। हैदर इसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ते हुए बोला, सलार जल्दबाजी मत करो। सलार पीछे हटते हुए बोला, चाचू आपके कहने पर एक महीना मैं चुप रहा हूँ, उसका नतीजा देख लिया आपने। फ़र्ज़ करें कि अगर वो आपको ना बताती, सब कुछ करने के बाद बताती तो बोले क्या कर लेते आप? फिर मुझे कहते हो छोड़ो, जाने दो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना? सलार ने आंखें बंद की और बोला, वीज़ा आपने लगवाया था इन लोगों का? हैदर ने कहते हुए सर हिलाया तो सलार मुस्कुराते हुए बोला, बस 2 दिन में परी यहाँ होगी, चाहे अपनी मर्जी से आए या मेरी मर्जी से। अब कोई नहीं रोक सकता, अगर रोका तो याद रखिएगा सलार का मरा मुंह देखेंगे आप सब लोग। अम्मी प्लीज़ नहीं, परी रोनी शक्ल बनाकर बोली। शगुफ्ता जो 2 दिन से परी को मनाने की कोशिश कर रही थी कि फट पड़ी और गुस्से में परी के बाजू पकड़ते हुए बोली, एक बात दिमाग में बैठा लो, जो फैसला मैंने किया है वही होगा, समझी? और अब कोई बहस नहीं सुनूंगी मैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, सब मेहमान आते होंगे, तुम्हारी वजह से ईमान के लिए भी मसला होगा, और अपना मुंह बंद रखना, कोई फजूल बात नहीं होनी चाहिए। शगुफ्ता बात मुकम्मल करने लगी
تو ایمان بول پڑی امی آپ پری کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو کیوں زبردستی کر رہی ہیں آپ؟ شگفتہ نے ایمان کی طرف گھور کر دیکھا اور بولی تم اپنا منہ بند رکھو، جس بات کی سمجھ نہ ہو اس میں دخل نہیں دیتے، اور بیوٹیشین کو میں اوپر بھیجنے لگی ہوں، خاموشی سے تیار ہونا، اس کے سامنے کوئی بات نہ ہو۔ اتنا کہہ کر شگفتہ کمرے سے نکل گئی۔ پری ایمان کی طرف دیکھ کر سسک کر رونے لگی اور بولی دیکھے نا آپی امی ایسا کیسے کر سکتی ہیں، مجھے نہیں کرنی شادی سلی سے، اس سے تو اچھا سلار ہے، اگر شادی ہی کرانی ہے تو اس سے کروا دیتی ہیں، اور ابھی جلدی کیا ہے امی کو، اور یہ سب سارا آپی کا کیا دھرا ہے، کیا ضرورت تھی ساتھ بھائی کے کزن کا رشتہ بھجوانے کی، اور اگر بھجوانا ہی تھا تو صرف آپ کا کرواتی، میرا کیوں؟ ایمان پری کو گلے لگا کر بولی پری دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے آپی کے نکاح پر ہی پسند کیا تھا ہم دونوں کو اپنے دونوں بیٹوں کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ امی نے ان لوگوں کو ہاں کر دی ہے، اور ویسے بھی ابھی تو صرف نکاح ہے، رخصتی تو ابھی نہیں ہوگی، 6-7 ماہ بعد ہوگی، اور ویسے بھی پریشان مت ہو، دونوں بہنیں ایک ہی گھر جا رہی ہیں تو میں ہوں نا۔ پری ماں سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی آپی مجھے علی سے نہیں شادی کرنی پلیز۔ ایمان نے پری کے آنسو پونچھے اور بولی اچھا تو کس سے کرنی ہے شادی؟ بولو۔ پری اپنی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے بولی آپی سلار اتنا برا بھی نہیں ہے، آپ امی سے کہیں نا کہ اگر کرنی ہے تو اس سے کر دیں میری شادی، اور سچی پوچھے تو مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو میں پسند ہوں، وہ تو صرف آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ ایمان سر پکڑ کر چپکے سے مسکرا کر بولی اف پری تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ گھنٹوں میں نکاح ہے، اور ہاں یہ لو انگوٹھی پہن لو یہ، پر کسی کو بتانا مت کہ سلار نے دی تھی۔ ایمان مسکراتی ہوئی اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ کہا تھا اکیلے آنا ہے مجھے پاکستان، لیکن نہیں آپ دونوں نے لازمی آنا تھا۔ سلار کی بات سن کر حیدر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا کیسے اکیلے آنے دیتے، ہمیں تمہارا پتہ ہے کتنے جذباتی اور غصے والے ہو تم۔ سلار حیدر کے پاس آ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا چاچو رات سے آپ لوگوں نے مجھے روکا ہوا ہے، پلیز مجھے ان کا پتہ دے دیں، جانا ہے مجھے۔ حیدر سلار کو دیکھتے ہوئے بولا سلار صبر کرو، 3 بجے کا وقت ہے نکاح کا، اور ویسے بھی تمہارے بغیر پری کا نکاح نہیں ہو سکتا، مطمئن رہو۔ سلار حیدر کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولا کیا مطلب؟ حیدر ماتھے کھجاتے ہوئے بولا وہ تمہارے پاس پری کے سائن والے پیپرز ہیں نا، اس لیے اور ہم لوگ وقت پہ پہنچ جائیں گے، بس سب کو آ جانے دو ذرا، بھائی سے بات ہوئی ہے میری بات، وہ سب کو لے کر آ رہے ہیں، تم بس خود کو کنٹرول کرو، وہاں جا کر بھی ہم لوگ کریں گے بات، کیونکہ ایمان کا بھی نکاح ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اور پری کے معاملے کا اثر اس کے رشتے پر پڑے۔ سلار آئی برو اٹھا کر بولا ہاں تو ہونے دیں مسئلہ، میں کیا کروں، اس بات کا احساس تو پپو کو ہونا چاہیے، اور ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایمان کا نکاح ولی سے کروا دیں گے۔ اور سلار کی بات سن کر ولی جو پہلے مسکرا رہا تھا ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسے گھر کر بولا سلار اپنے مسئلے حل کرنے کے چکر میں مجھے قربانی کا بکرا مت بناؤ سمجھے، اور ویسے بھی میرا ابھی کوئی پلان نہیں شادی کا، اور یہ شادی والی مصیبت مجھے نہیں مول لینی، یہ عشق وشق کے چکر تو تمہیں مبارک۔ سلار ولی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا میں خود کو بہت 30 مار خان سمجھتا تھا، اب دیکھ لو مجھے، ایک دن تم بھی کسی سے پیار کرو گے اور تب پوچھوں گا میں۔ ثنا انسان بنو، تنگ مت کرو۔ پری اکتاہٹ سے بولی ہائے پری تو قسم لے لو یار کتنی پیاری لگ رہی ہو، کیوں سدرا بولو نا، بولو بتاؤ نا اس کو۔ سدرا منہ بنا کر بولی پر یار پری مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ پری نے سدرا کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا تو سدرا بولی دیکھو یہ جو لڑکے والے ہیں بڑے مشکوک سے ہیں، ان میں سے میں ان کے پاس ابھی کچھ دیر بیٹھی ہوں تو وہ تو صرف ایمان اپی کی ہی باتیں کر رہے ہیں، تمہارا تو ذکر بھی نہیں کیا، اور جب میں تمہاری بات کرنے لگی تو آنٹی شگفتہ نے مجھے غصے سے اوپر بھیج دیا۔ پری تم مانو یا نہ مانو کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ہاں ہاں ہے گڑبڑ، پتہ ہے کہاں تمہارے دماغ میں۔ ثنا سدرا کے سر پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تو سدرا اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر بولی میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ لوگ تو بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ 6-7 ماہ بعد رخصتی لیں گے آپی ایمان کی، پری کی رخصتی کا تو ذکر ہی نہیں، اور وہ علی تو مجھے کہیں سے بھی دلہا نہیں لگ رہا، اور ہے بھی چھچورا سا شوخا سا، مجھے تو ذرا پسند نہیں ہے۔ سدرا نے برا سا منہ بنا کر کہا او تو تمہیں پسند نہیں ہے، تمہاری پسند پوچھی کس نے ہے؟ ثنا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تو سدرا پاؤں پٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ سلار تم ولی کے ساتھ ادھر اس کمرے میں بیٹھو، باہر مت آنا، ایمان کے سسرال والے ہیں، ابھی ہم لوگ ملے ہیں، بعد میں تمہیں بلاتے ہیں، ذرا اب دونوں کو کمرے میں لے جا کر بولا۔ سلار بالوں میں ہاتھ مارتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا اور ولی جو مسلسل فون پر مصروف تھا اس کی طرف دیکھ کر بولا ولی کیا مسئلہ ہے؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کسی مسئلے میں الجھے لگتے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پریشانی ہے۔ ولی فون جلدی سے جیب میں رکھتے ہوئے بولا نہیں یار کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ سدرا کچن کے دروازے میں کام والی ماسی کے ساتھ کھڑی سب کو ملتا دیکھ کر بولی ماسی یہ لوگ تو ایسے مل رہے ہیں جیسے بڑی خوشی چڑھی ہو، انہیں تو دکھی ہونا چاہیے کہ پری
कि इनके बेटे की बजाय किसी और से शादी हो रही है, पर नहीं जी, देखो तो कितने बेहिस लोग हैं। और इधर देखो हमारी बेचारी परी रो रो के पागल हो गई है। काम वाली, जिसकी उम्र तकरीबन 45 बरस के करीब थी, सिद्रा की तरफ देखकर मुस्कुराई, बोली कुछ देर इंतजार करो बेटा, तुम्हें सब लोगों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, एक बात बताओ, अगर वादा करोगे किसी को नहीं बताओगे। सिद्रा ने सर हिलाकर हलाया तो काम वाली बोली, वो जो बाहर की तरफ कमरा है ना, इसके कमरे में पता है कौन है। सिद्रा ने सवाल नजरों से काम वाली को देखा तो काम वाली मुस्कुराकर बोली, सलार साहब है वहाँ, वो भी आए हैं। सिद्रा को जैसे बिजली का झटका लगा। सिद्रा हैरत से उछलकर बोली, कसम से आप सच कह रही हैं? अल्लाह अल्लाह, कैसे लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे बेहिस लोग, अभी सीधा करती हूँ इस सलार के बच्चे को। इतना कहकर सिद्रा बाहर के कमरे की तरफ बढ़ी तो काम वाली घबराकर बोली, नहीं बीबी, खुदा के लिए। पर सिद्रा इस जुमले का पूरा होने से पहले ही जा चुकी थी। कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके से खुला तो वली ने चूक कर देखा तो एक लड़की काले रंग के फ्रॉक में पहने गुस्से में अंदर दाखिल हुई और वली के सामने कमर के दोनों तरफ हाथ रखते हुए सर से लेकर पांव तक देखकर बोली, तो तुम हो सलार? वली यकटक इसके चेहरे की तरफ देख रहा था। जब सिद्रा ने वली से नजर मिलाई और आईब्रो उठाकर दोबारा कहा, तो तुम सलार हो? वली सिद्रा की आंखों में खामोशी से कोई जवाब दिए बगैर देख रहा था। इस वक्त वॉशरूम से निकलते सलार ने जवाब दिया, मैं हूँ सलार, क्या बात है? सिद्रा सलार की आवाज़ सुनकर जल्दी से इसकी तरफ पलटी तो सलार चलता हुआ वली के पास आकर खड़ा होते हुए बोला, मैं सलार हूँ और ये मेरा दोस्त वली है। बोले, क्या काम है? सिद्रा सलार से मुखातिब होकर बोली, अच्छा तो आप जनाब हैं सलार आजम? वली जो सिद्रा को ही देख रहा था, वो सिद्रा के अल्फाज पर कहका लगाकर हंसा और सलार की तरफ देखकर हंसी दबाते हुए बोला, सलार, अरे ये आजम वाला, वाह क्या नाम दिया है जी, ज़बरदस्त। सिद्रा गुस्से से वली की तरफ देखकर बोली, मुंह बंद करो, समझे बड़ी शौकियाँ चढ़ रही हैं तुम्हें। वली हैरत से सिद्रा की तरफ देखकर बोला, तमीज़ से बात करो। सिद्रा तंज़िया हंसते हुए बोली, फिलहाल अपनी तमीज़ का भाषण अपने पास ही रखो, मुझे तुमसे नहीं न हजरत से बात करनी। इतना कहकर सिद्रा सलार की तरफ देखकर बोली, तुम इधर खड़े क्या कर रहे हो? हम बाहर, जब परी का इस छिछोरे अली के साथ निकाह हो जाएगा तब बाहर आकर क्या वो गाना गाने का इरादा है? मेरे यार की शादी है। यहाँ तुम्हारी मुस्कुराहटें ख़त्म नहीं हो रही और दोस्त के साथ मिलकर मस्खरापन किया जा रहे हो। कोई इरादा है परी से शादी का या नहीं? सलार सिद्रा को संजीदगी से देखते हुए बोला, कौन हो तुम? सिद्रा अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, लो जी, कितना टाइम है इस बंदे के पास? दोस्तों में परी की, बस अब इन बातों को छोड़ो, बताओ क्या करना है? इसके निकाह का गवाह बनना है या निकाह करना है इससे? किस प्रोग्राम में हो? सलार सिद्रा की बात सुनकर एक आईब्रो उठाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? सिद्रा आंखें फाड़ कर देखते हुए बोली, मतलब ये भी मैं बताऊं? सलार ने मुस्कुराकर सर हिलाया तो सिद्रा नफी में सर हिलाते हुए बोली, वली की तरफ एक नज़र देखकर सलार से मुखातिब होकर बोली, कोई अक्लमंद दोस्त बनाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वली एकदम से चूक कर बोला, क्या मतलब है? हाँ मतलब क्या है तुम्हारा? सिद्रा वली की तरफ देखकर बोली, वही मतलब जो तुम समझे हो। सलार जल्दी से इनके दरमियान आते हुए बोला, देखो लड़की, तुम क्या चाहती हो? खुलकर बात करो। सिद्रा लंबी सांस लेकर बोली, पहली बात, मेरा नाम लड़की नहीं सिद्रा है, और दूसरी बात, तुम ये निकाह कैसे होने दे सकते हो? सलार सोफे पर बैठते हुए बोला, देखो बड़े सब अंदर गए हैं, बाबा और दादाजी, वो निकाह नहीं होने देंगे और मुझे अंदर आने से रोक कर गए हैं कि सारा मामला वो संभालेंगे। सिद्रा आंखें सुकेड़ कर देखते हुए बोली, मुझे तो नहीं लगता, वो लोग तो अंदर जाकर दूल्हे वालों से ऐसे मिल रहे हैं जैसे मेले में बिछड़े बहन भाई सालों बाद मिलते हैं। सलाह दाढ़ी खुजाते हुए बोला, क्या मतलब? सिद्रा इसके पास सोफे पर बैठते हुए बोली, सलार भाई सच्ची पूछे तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। सिद्रा पुरसोच अंदाज में बोली तो सलार सिद्रा की बात पर मुस्कुरा कर इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं, मेरी ये बहन है ना, अब हम दोनों बहन भाई मिलकर दाल साफ करते हैं, क्या कहती हो? सिद्रा सलार की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसी और बोली, आप फिक्र मत करें, मैं अंदर जाती हूँ और कोई हाल निकालती हूँ और परी को बताती हूँ कि इसका हीरो आ गया है। सिद्रा इतना कहकर उठी और जाते हुए वली को देखकर बोली, और दूसरों को तो बड़ी तमीज़ सिखाते हो, खुद भी थोड़ी इस्तेमाल कर लिया करो। इस तरह घूर कर देखना कितनी बुरी आदत है, इस आदत की वजह से अक्सर दांतों का नुकसान हो जाता है। सिद्रा बात मुकम्मल होने तक कमरे से बाहर जा चुकी थी और वली हक्का बक्का दरवाजे की तरफ देखकर बोला, कितनी मुंह फट लड़की है, ज़रा डर नहीं है इसे? सलार कसम से हर बात का जवाब है इस लड़की के पास। शुगुफ्ता मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई, सलार को उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया, इसके माथे पर प्यार किया और गले से लगाकर बोली, पप्पू की जान। सलार ने हैरत से पीछे खड़ी बीजान को देखकर इशारे से पूछने की कोशिश की तो बीजान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। शुगुफ्ता सलार का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, तुमने इतनी मनमानी की तो क्या ये मेरा हक नहीं बनता था कि तुम्हें थोड़ा तंग करने का? इतना कहकर शुगुफ्ता ने हाथ में पकड़ा बैग सलार को पकड़ाया और बोली, ये लो, ये कपड़े पहन लो ताकि पता चले कि तुम दूल्हा हो। सलार हैरत से बोला, क्या? शुगुफ्ता हंसते हुए बोली, हाँ, तुम्हारा और परी का निकाह है। सलार की तरफ देखकर दोबारा शुगुफ्ता की तरफ देखकर बोला, पुप्पो आप मान गई? शुगुफ्ता इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, सलार परी और तुम्हारा ही निकाह होना था।
बस हम लोगों ने तुम दोनों को थोड़ा तंग किया है। आपकी बात सब खुलकर हंसे तो सलार को अंदाज़ा हुआ कि सब मिले हुए थे। सलार वली और हैदर चाचू की तरफ देखकर बोला, आप दोनों भी जानते थे। हैदर और वली ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और आगे बढ़कर बारी बारी गले लगाते हुए बोले, ये बता देते तो इतना मज़ा कैसे आता। वैसे भी एक माँ का वादा था, कैसे पूरा ना करता। हैदर सलार को प्यार करते हुए बोला, निकाह के बाद ईमान के ससुराल वाले चले गए तो ज़रा बोला, शगुफ्ता अब हमें भी चलना चाहिए। नहीं भाई, अभी रुके, चाय बन रही है, पी कर जाएं, इतनी देर में बच्चे भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे। इतना कहकर शगुफ्ता सलार की तरफ देखकर बोली, जाओ बेटा परियो, ईमान ऊपर है। इतना कहकर सीढ़ियों से उतरती सिदरा को देखकर शगुफ्ता ने इसे आवाज़ देकर बुलाया और बोली, सिदरा बेटा, सलार और वली को ऊपर ले जाओ। सलार और वली उठ खड़े हुए तो सिदरा सबकी तरफ देखकर बोली, वैसे मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा आप सब लोग। एक बात है, बड़ा ही ड्रामेबाज ख़ानदान है आप लोगों का। कसम से इतना ड्रामा तो ड्रामों में भी नहीं होता। सबके सब सिदरा को हैरत से देखने लगे तो सिदरा शर्मिंदा सी होकर बोली, मैंने पहले ही कहा था कि बुरा मत मनाना आप लोग। सॉरी कहकर इसने सीढ़ियों का रुख किया और सिदरा कमरे के बाहरी सलार को रोककर बोली, एक बात तो बताएं भाई, आपने परी से किन पेपर्स पर साइन करवाए थे। सलार सिदरा का तजस्सुस देखकर हंसते हुए बोला, तुम बहुत ज़्यादा बेसब्री हो। सिदरा दरवाजे के आगे बाजू फैलाकर खड़े होते हुए बोली, बताएंगे तो अंदर जाने दूंगी। अच्छा अंदर जाने दो, फिर परी के सामने बताता हूँ। सिदरा कुछ सोचकर बोली, ठीक है चले। अल्लाह अल्लाह सलार भाई, कितने तेज़ हैं आप और कितनी बेवकूफ़ हो तुम। परी सोचे समझे बगैर ही मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी सिदरा ने बात मुकम्मल नहीं की थी कि ईमान और सना इससे एक एक बाजू से पकड़कर खींचते हुए बाहर टेरेस पर ले गई तो वली मुस्कुराता हुआ इनके पीछे चल दिया। सलार परी के पास बैठा इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे पता नहीं था, वरना तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट जरूर लाता, इसलिए गिफ्ट उधार रहा। परी ने नजर उठाकर सलार की तरफ देखा और बोली, आप वक्त पर आ गए थे, बस यही बहुत है। सलार ने मुस्कुराते हुए परी को गले से लगाया और बोला, पागल लड़की, आता कैसे नहीं। उफ सना, क्या मसला है। इस तरह मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारी जुबान है जो बंद होने का नाम नहीं लेती है। और मेरी एक बात लिख कर रख लो सिदरा, तुम अपनी जुबान की वजह से मरोगे, जो मुंह में आता है बोलते चली जाती हो। सिदरा का ध्यान पास खड़े वली पर पड़ा जो इसे ही देखकर मुस्कुराया जा रहा था। सिदरा उंगली इसकी तरफ करते हुए बोली, थोड़ी देर और तुमने मुझे देखा तो कसम ले लो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल कर इनसे बटन इससे बींटे खेलूंगी। वली अपनी नाक हो जाते हुए शरारती अंदाज में बोला, अच्छा तो मेरी आंखें इतनी पसंद आ गई हैं। सिदरा मुंह बिगाड़ कर बोली, हाय पसंद, जरा खुशफहमियाँ तो देखो, जाओ जाकर 10-12 दफ़ा मुंह धोकर आओ, इतनी खुशफहमियाँ हैं जनाब को। इससे आगे वो कुछ और कहती से पहले इसका फ़ोन बचा तो सिदरा ने जल्दी से उठाकर कान के साथ लगाया और अच्छा कहकर बंद कर दिया और उठ खड़ी हुई हो और उठकर खड़ी होते हुए बोली, मैं चलती हूँ, हमजा आ गया है लेने। और सना, कोई आएगा लेने या हम लोग रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। सना भी उठते हुए बोली, हाँ हाँ तुम्हारे साथ ही जाना है, सलार सब जाने के लिए बुला रहे हैं। वली दरवाजे से आवाज़ देकर मुड़ गया। सलार परी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आते हुए बोला, अभी मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह 6 माह बाद तुम्हें साथ ले जाने आऊँगा और जब मैं कॉल करूँ मेरे कॉल उठा लेना। सलार मुड़कर परी की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि एक मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश करूँगा, ये वादा है मेरा तुमसे। तो कैसा लगा आपको ये नावल। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।